तो भाई आज हम आप लोगों को हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम में भाई सेकेंड सेमेस्टर में मिलता है बच्चों को। लेटेस्ट सिलेबस जो है आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यही आप लोगों का पूरा लेटेस्ट सिलेबस है। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करे हैं, जिसकी मदद से भाई हमने आप लोगों का जो है 95% सिलेबस भी जो है कवर अप करवा दिया है। जो 5% सिलेबस छोड़ा है वो वाला छोड़ा है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। यही सब आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। तो भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई बहुत सारे प्रसंग दिए गए हैं और हमें उन प्रसंगों की व्याख्या करनी है। जैसे कि सबसे पहला जो हमें प्रसंग दिया गया है वो ये दिया गया है, ठीक है। पहले मैं प्रसंग पढ़ूंगा, उस प्रसंग का फिर हम देखेंगे वो प्रसंग किसका है, फिर उसकी व्याख्या देखेंगे, फिर उसकी विशेषता देखेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम के अंदर भी लिखना है। सबसे पहले प्रसंग बताना, प्रसंग किसका है, कहाँ से दिया गया है, फिर उसकी व्याख्या करनी है और उसके बाद उसकी कुछ विशेषता भी लिखनी होती है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। पहले प्रसंग पढ़ता हूँ सबसे पहले। तो पहला प्रसंग है भाई, कबीर केसो कहा बिगाड़िया, जे मुड़े सौ बार, मन का काहे ना मुड़ी, जामे विश्व विकार। तो अब आपको मतलब थोड़ा मतलब यहाँ से पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत ही समझ में ही रहोगे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कबीर केसो कहा बिगाड़िए। कबीर यहाँ पे कहते हैं कि इन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, जो तुम इसे भाई कटवाते रहते हो। तुम अपने मन को कहीं नहीं मुड़वाते, मतलब मन को ठीक क्यों नहीं करते हो, जिसमें भाई सारा भी शीशे में। क्योंकि भाई देखो, हम किसी के बारे में खराब सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, किसी से जेलस फील करते हैं, वो सब कहाँ आता है, हमारे दिमाग में आता है, हमारे मन के अंदर आता है, ठीक है। तो हमें अपने मन को सही करना चाहिए ना कि हमारे को अपने बाल ठीक करने से क्या होगा, अपने बाल को मुड़वाने से क्या होगा, है ना। तो कबीर यहाँ पे यही कहते हैं कि कबीर केसो कहा बिगाड़िया, जे मुड़े सौ बार, मन का काहे ना मुड़े, जामे विश्व विकार। ठीक है। इसके अलावा फिर अगली लाइन में कबीर कहते हैं, कबीर माला पहरिया, कुछ नहीं गठी हीरत की खोई, हरि चरणों चित रखिए तो अमरापुर हुई। तो कबीर यहाँ पे भी यही कहते हैं कि माला पहनने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। अगर हम सच्ची भक्ति नहीं करेंगे, हृदय से भक्ति नहीं करेंगे, तो आप माला पहन लीजिए चाहे कुछ भी पहन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए आपको कहीं ना कहीं सच्चे दिल से उनकी भक्ति जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। केवल दिखावा के तौर पे कि भाई आज के समय में होता है ना, वो सिर्फ दिखावे के तौर पे बस माला वाला पहन लेते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं गलत है। उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका मन ईश्वर में नहीं लगा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला दोहा हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ पे प्रसंग लिख रखा है। प्रसंग कहाँ से दिया गया है, तो ये भाई प्रसंग किसका है, संत कबीर जी का है। भाई देखो जाहिर सी बात है, कबीर जी का यहाँ पे नाम भी आ रहा है, तो उन्हीं का प्रसंग है, ठीक है। संत कबीर जी का प्रसंग है। इस प्रसंग के अंदर उन्होंने बताया क्या है, तो कबीर ने कहीं ना कहीं जो बाहरी आडंबर है, जो दिखावे वाली भक्ति है, जो आज के समय में भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उस भक्ति की कहीं ना कहीं आलोचना जो है इन्होंने करी है इस दोहे के माध्यम से, ठीक है। और कहीं ना कहीं सच्ची भक्ति के ऊपर इन्होंने जोर जो है वो दिया है, ठीक है। कि ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम जो है वो ज्यादा जरूरी है, ना कि कोई दिखावा, ठीक है। ये हमारा प्रसंग है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो भाई, इस पूरे प्रसंग के अंदर जो हमने यहाँ पे दोहे अपने देखे, ये कबीर केसो काहे बिगाड़िया, ये वाला जो दोहा था, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमें सिंपली ये बताया गया है। कबीर यहाँ पे यही कहना चाहते थे कि सिर के मुड़वाने से, जो हमने बाल वाल कटवा लेते हैं, है ना, सिर के मुड़वाने से, जैसे साधु लोग करते ज्यादातर, तो सिर के मुड़वाने से भाई हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। जो हमारे बुरे विचार हैं वो हमारे मन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन के विकारों को, मन के अंदर जो हमारे बुरे विचार है उनको ठीक करना पड़ेगा, ना कि सर के बालों को कटवाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो भाई क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, मोह है, ये सब हमारे मन के अंदर है। तो हमें पहले मन को ठीक करना पड़ेगा, ना कि हमें हमारे बाल कटवाने से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं सही लाइन में। फिर इसके बाद जो अगली लाइन आती है, कबीर माला पहरिया, कुछ नहीं गठी हीरत की खोई, हरि चरणों चित रखिए तो अमरापुर हुई। यहाँ पर भाई को क्या कहते हैं कि जो माला पहन लेते हैं ना लोग, इससे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर हृदय में, अगर दिल में सच्ची भक्ति ना हो, तो हम कोई माला पहन ले, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो माला पहनना कहीं ना कहीं केवल एक व्यर्थ काम है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ये कहते हैंगे। और कबीर यहाँ पे बस मेनली यही मैसेज देते हुए जा रहे हैं कि भाई हमें अपने मन को शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है, किसी भी चीज को दिखावे करने से पहले। अगर हमारा भाई मन ही शुद्ध नहीं होगा, हम भाई मान लो अगर मैं कोई भी व्यक्ति, किसी ने कोई भी माला पहन रखी हो, बट वो खराब है, वो मन से ही शुद्ध नहीं है, वो लोगों के बारे में बुरा सोचता है, लोगों से जलता है ना, उसके अंदर अहंकार है, क्रोध है, तो उसकी माला पहनने से क्या हो जाएगा, नहीं हो रहा कुछ, है ना। तो भाई जब तक हम
अपने मन को ठीक नहीं कर लेते, अपने ईश्वर के चरणों में भाई अपने मन को नहीं लगा देते, तब तक भाई हम कोई भी माला पहन ले, कुछ भी कर ले, वो एक सिर्फ दिखावा रह जाएगा, जब तक हम अपने ईश्वर को सच में याद नहीं करते, एक तरीके से सच में उसका ध्यान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भाई व्याख्या थी इनकी। अब इसमें विशेषता देख लेते हैं, इसकी विशेष चीजें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो भाई देखो यहाँ पर कबीर ने सबसे पहले क्या करा है, जो बाहरी आडंबर है जैसे माला पहन लेना, सिर मुड़ाना, इनका कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध करा है। इसके अलावा भाई आंतरिक शुद्धता, कि हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, ये चीज इन्होंने बताई यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ ये जो दोहा है, ये सच्ची भक्ति के मार्ग को दिखाता है कि भाई अपने मन से जुड़ो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को जब शुद्ध करेंगे तभी हम अपने ईश्वर से जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें भाई जाहिर सी बात है सरल भाषा, बहुत ही सिंपल भाषा का यूज किया गया है। और कबीर का जो उद्देश्य है, कबीर का मोटिव क्या है, समाज में जो भाई एक क्या नाम है कुरीतियां हैं या फिर जो पाखंड भरा पड़ा है, उस पाखंड को दूर करना इसका इनका कर्तव्य है। ठीक है भाई, देखो आपको अपने एग्जाम में भी इसी तरीके से दोहे की व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको प्रसंग बताना पड़ेगा, व्याख्या बतानी पड़ेगी, फिर विशेष चीजें बतानी पड़ेगी, इसकी विशेषता क्या तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला तो हो गया है। इसके बाद अगला देखते हैं। अब अगला जो भाई हमारा दोहा है, ये है भाई, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसी अपने आचरण, भले न लगे कासू, ते ही ना बसत जो खात नित, लहसुन को वासु। पहले प्रसंग देख लेते हैं। तो जो प्रस्तुत दोहा दिया गया है, ये तुलसीदास जी का है। किसका दोहा है भाई, हमारे तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें जो भाई हमारे तुलसीदास जी हैं, वो भगवान राम जी के प्रति अपनी भक्ति को दिखाना चाहते हैं, अपने समर्पण को दिखाना चाहते हैं, और मनुष्यों के अच्छे आचरण के इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं सरल भाषा में, इफेक्टिव लैंग्वेज में कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है ये करते हैं। ठीक है, पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। भाई देखो, जो पहला दोहा लिखा गया था, सिर्फ एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे कवि कहते हैं कि उनके जीवन में एक ही सहारा है, एक ही शक्ति है, एक ही आशा है। वो कौन है, भगवान राम। ठीक है, मतलब सब कुछ इनके कौन है, भगवान राम है, उनके अलावा और कोई भी नहीं, कोई भी मतलब और कोई भी देवी देवता नहीं और कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही उनके लिए आशा है, एक ही उनके लिए पावर है, एक ही उनके लिए शक्ति, और वो कौन है, भगवान राम है। ठीक है, फिर अब अगली लाइन देख लेते हैं। अब चातक तुलसीदास क्या भाई, देखो तुलसीदास यहाँ पे अपने आप को चातक पक्षी के समान बताते हैं। भाई देखो, चातक पक्षी एक पक्षी है, ये क्या करता है, ये केवल एक विशेष नक्षत्र, ये केवल एक विशेष नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र कहते हैं, इस नक्षत्र के टाइम पीरियड में जो वर्षा होती है उसी का पानी पीता है, उसी वर्षा के पानी की बूंदों को पीता है। उससे पहले कोई सा भी पानी नहीं पिएगा, चाहे इसे कितनी भी प्यास लग जाए, ये उससे पहले कोई सा पानी नहीं पिएगा। इसी नक्षत्र में जो वर्षा का पानी होता है उसी पानी को पीता है। इसी तरीके से भाई क्या नाम है, तुलसीदास जी इनका एग्जाम्पल, इस पक्षी का एग्जाम्पल लेकर अपनी भावनाओं को समझाना चाहते हैं कि वो भी सिर्फ केवल राम जी के भरोसे ही है, और कोई देवी देवता के भरोसे वो नहीं, सिर्फ राम जी ही उनके सहारा है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उन्हीं के प्रति समर्पित है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर वो बताना चाहते थे। अब जो दूसरा दुआ था हमारा, तुलसी अपने आचरण, भले ना लगे कासू, ते ही ना बसत जो खात, नित लहसुन को वासु। यहाँ पे क्या कवि कहते हैं, तो देखो कवि कहते हैं यदि किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है तो वह किसी को भी पसंद नहीं आता। वे इसे एक सरल उदाहरण से कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश जो है वो करते हैं। जैसे जो व्यक्ति प्रतिदिन लहसुन खाता है, उसके शरीर या मुख से दुर्गंध आती है। देखो आप लोगों ने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो लहसुन प्याज खाते हैं, मतलब ज्यादातर लोग तो खाते हैं ना, सभी लोग खाते होंगे ना। तो जो लोग ज्यादातर लहसुन और प्याज खाते हैं, उन्हें लहसुन और प्याज को खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नहीं खाते हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें एक अलग सी दुर्गंध आती है, मतलब एक स्मेल आती है अलग सी से देखने, मतलब इसकी एक अलग सी स्मेल आती है, उन लोगों को पसंद नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वैसे लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के पास नहीं जाते ज्यादातर, मतलब उनसे नहीं मिलते जुलते हैं जो ये लहसुन प्याज ज्यादातर खाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि ज्यादातर जो बुरे आचरण वाले लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंसान के अच्छे व्यवहार, इंसान के अच्छे आचरण ही उसे कहीं ना कहीं असली पहचान जो है वो दिलाते हैं। ठीक है, और इसमें विशेष क्या बताया गया है, तो इन दोनों के अंदर भाई भक्ति की जो नैतिकता है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, उसका अपना आचरण अच्छे रखना चाहिए, ये चीज देखने को मिलती है। पहले दोहे में भाई हमें उपमक अलंकार देखने को मिलता है ना, चातक पक्षी। दूसरे दोहे में भाई हमें भाई एग्जाम्पल देखने को मिलता है ना, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। भाषा काफी इजी है ना। कवि ने एक निष्ठ भक्ति कि भैया हमारे एक ही ईश्वर होने चाहिए और एक ही भगवान होना चाहिए, उन्हीं की भक्ति पे उन्होंने कहीं ना कहीं जोर देने का काम किया है ना। ये जो दोहा है समाज में सच्चे धर्म और अच्छे चरित्र को दिखाने का कहीं ना कहीं काम जो है वो करता है। ठीक है भाई, ये हमारा दूसरा प्रसंग हो गया। अब हमारा तीसरा प्रसंग आता है भाई, जब याद आती है बड़ों के उन सपूतों की कथा, उनके तत्व संगी विदूषकों और दूतों की कथा, तब निकल पड़ते हैं हृदय से वचन, ऐसे दुख भरे होवे न ऐसे पुत्र चाहे, हो कुलशय हे हरे। भाई सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं, प्रसंग किसका है, किसने कहा है। तो भाई देखो, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये भाई दी गई हैं भाई मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ठीक है, इनकी जो कविता है उसी से ये पंक्तियां उठाई गई है। ठीक है, ये जो कविता है भाई वर्तमान समाज में जो गलत चीजें हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको उजागर करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, इसमें जो कवि है भाई वो बहुत बड़े बड़े जो अमीर के बेटे होते हैं, अमीरों के बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सपूत कहकर उन्होंने कहा है, उनको सपूत कहकर यहाँ पर संबोधित जो है वो किया गया, मतलब उनको बताया गया, डिनोट किया गया, ये सपूत कौन है,
बड़े बड़े अमीरों को बच्चे हैं, ठीक है, उनको सपूत कहा गया है। अब हम यहाँ पे भाई उसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भाई इसमें बताया क्या गया है। भाई देखो कवि जो है ना, वो जब भाई बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े अमीर लोग हो गए, जब उनके पुत्रों को याद करता है तो उसको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, और जब वो उनको याद करता है तो कभी के मन से ऐसे उल्टे सीधे चीजें निकल जाती है मुंह से कि भाई ऐसे बच्चे किसी के ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि भाई वो कभी जो है सपूतों को, बड़े जो अमीर बच्चे, अमीर बाप के जो बच्चे हैं, उनको क्या कहते हैं, ये जो सपूत होते हैं, जो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे होते हैं, ये अपने मूल कर्तव्य कि भैया इनका काम क्या है, इनका क्या रोल है, ये वो सब भूल जाते हैं, और बाकी जो ऐशो आराम की जिंदगी है, सिर्फ उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में घुस जाते हैं। भैया हमारे पास तो बहुत पैसा, हमें हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है ना, हम क्या करेंगे काम करके, तो बाकी फालतू चीजों में लग जाते हैं, अपने ऐशो आराम में लग जाते हैं। बट इनकी जो रियल, मतलब जो एक रियल जरूरी चीज है कि भाई समाज में रहते हो, समाज का भला भी करना चाहिए, समाज में रहना चाहिए, है ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं परिवार के लिए भी, सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक जो है वो होते हैं। तो ठीक है, कभी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो उद्योगपति होते हैं, उनके जो पुत्र होते हैं, जब वो उनको याद करते हैं, उनके मित्रों, साथियों, विदेशकों, दूतों के साथ बिताए गए ऐशो आराम के जीवन की बात याद आती है, तो उनके हृदय से, उनके दिल से ऐसी ऐसी बातें निकलती है भाई ऐसे बच्चे भाई कभी किसी के भी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ही खराब होते हैं, अपने परिवार के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, और समाज, सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को भी पता ही है भाई, जो है ज्यादातर अमीरों के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कुछ कुछ में हो सकता है कि भाई ज्यादा एटीट्यूड होता है वो समाज, और कहीं ना कहीं खा पी लेके बस पैसे बर्बाद करने वाले हैं ना, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को याद करके कभी कहते हैं कि भाई ऐसे बच्चे किसी के भी ना हो। इसकी विशेषता देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। कवि ने यहाँ पे सपूत का व्यंग्यात्मक प्रयोग करा। सपूत को मतलब एक मजाक के वे में प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे इन्होंने की है। ठीक है, ये कविता समाज की विसंगति, मतलब समाज में जो गलत चीजें, कुरीतियां, उसको दिखाने का काम करती है। कवि के अनुसार कुलनाशक पुत्रों से निसंतान होना बेहतर, मतलब कभी यहाँ पे कह रहा है कि भैया ऐसे पुत्र जो कुल का नाश करे उससे बेहतर है कि भैया हमारे पुत्र हो ही ना। ठीक है, इसमें व्यंग और करुणा भाव दोनों का समावेश है। भाषा एकदम इसकी सिंपल है। प्रतीकात्मक शैली, मतलब प्रतीकों का यूज किया गया है। कविता में लयात्मक और प्रभाव विद्यमान है, मतलब कविता आराम से इस तरीके से पढ़ी जा रही है कि इसमें लयात्मक देखने को मिलती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो प्रसंग है भाई, यह है कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया अंबर के आंगन को। यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे मेनली ये लिखा था देखो। ठीक है, ये तो मतलब कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया अंबर के आंगन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूटे फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब, अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, ये प्रसंग किसका है भाई? ये जो पंक्तियां आई है भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बीत गई से ली गई है। इस कविता में कहीं ना कहीं कवि ने जो जीवन के दुख है, जो हानि है, जो बीती घटनाओं को लेकर रोना करने लग जाते हैं, और पुरानी चीजों को याद करते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, उसको ही उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि भाई जो चीजें हो गई हैं, हमें उसके ऊपर अब अपना समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं आगे जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी व्याख्या एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। भाई देखो, कभी यहाँ पर कहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी कभार क्या होता है, बहुत से ऐसे पल आ जाते हैं, या फिर बहुत से ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। ठीक है, तो कवि ने ऐसे प्यारे व्यक्ति को सितारा करके यहाँ पे डिनोट जो है वो किया है। ठीक है, जरूरी नहीं कोई व्यक्ति आप हो सकता, कोई ऐसा टाइम ऐसा आ जाए, बहुत प्यारा टाइम हो जाए, बहुत बड़े टाइम है ना, तो कोई बहुत प्यारा टाइम आ जाए, कोई प्यारा व्यक्ति आ जाए, ठीक है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक समय में। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है, पर अब वो चला गया किसी कारण, बस की सिचुएशन ऐसी बनी कि उसे जाना पड़ा। अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है भाई, वो मौत हो जाए, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, वो छोड़कर हमें चला गया किसी कारण से, और उसके जाने से क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा दुख जो है वो होता है। तो बस कभी यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि तो ऐसे में हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। पुरानी चीजें जो चीजें हो गई हैं, हमें उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि हम भाई नहीं कर सकते कुछ भी वहां पर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर वो छोड़ गया तो मैं भाई पास्ट में जाके उसे समझाऊं कि भाई ऐसा मत कर, वो मत कर, मेरे साथ रह, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीजें होनी है वो चीजें होकर ही रहेंगी, उस पर किसी का जोर नहीं होता, किसी का बल नहीं होता, कोई भी इसे नहीं रोक सकता एक तरीके से। तो ठीक है, तो यहाँ पर कभी यही कहते हैं कि भाई हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे प्यारे व्यक्ति आ जाते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, एक समय बाद वो चले जाते हैं, तो इनके जाने से हमें कभी दुख या फिर शोक जो है वो नहीं मनाना चाहिए। कभी यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं कि आकाश में ना जाने कितने तारे टूटते हैं, है ना, बट उन तारों के टूटने के कारण क्या आकाश कभी शोक मनाता है? आप लोगों को पता भी आकाश में भाई बहुत सारे तारे टूटते हैं, बट क्या आकाश ने कभी शोक मनाया उस चीज के लिए? नहीं मनाया ना। तो उसी प्रकार से भाई मनुष्य को भी किसी के बिछड़ जाने से, किसी के चले जाने से भाई कभी शोक जो है वो नहीं मनाना चाहिए, और उस बात को, उस रियलिटी को हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट जो है वो करना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि वो एक्सेप्ट, वो रियलिटी करने वाली, वो एक रियलिटी है, उसे हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं मना सकते तरीके से, जिसे जाना है वो जाकर ही रहेगा। तो भाई हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई राम काव्यधारा के बारे में पढ़ना है, और उस काव्यधारा में तुलसीदास जी का क्या योगदान था, उन्होंने क्या रोल प्ले करा, वो चीज हमें समझनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन भाई आप लोगों से घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आप लोगों से कैसे भी पूछे, आपको वही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम यहाँ पर
तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। भाई देखो, तुलसीदास जी जो थे एक बहुत बड़े महान कवि थे, वो प्रभु श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। ठीक है, उन्होंने भाई कहीं ना कहीं रामचरितमानस की रचना भी करी थी। इनका जो जन्म हुआ था भाई, वो हुआ था भाई आपका 1532 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था भाई? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म जो है मेनली हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था भाई आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था तुलसी। ठीक है, ये इनकी माता का नाम था। बचपन में इनका नाम भाई राम बोला था। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियां है कि भाई जब इन्हें जन्म दिया था तो इन्होंने कहीं ना कहीं पहला जो वर्ड बोला था वो ये राम वर्ड ही बोला था। ठीक है, इसलिए इनका नाम कहीं ना कहीं राम बोला भी रख दिया गया था। भाई तुलसीदास जी की माता पिता का भाई उनके जन्म के कुछ समय बाद ही देहांत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनका जो बचपन है काफी खराब बीता था। ठीक है भाई, इनके गुरु का नाम था भाई नरसीदास, इनके गुरु का नाम था भाई नरहरि दास। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा पड़ा है। ठीक है, इनके गुरु का नाम था। इन्होंने ही कहीं ना कहीं भाई राम भक्ति की और कहीं ना कहीं प्रेरित या फिर प्रमोट जो है वो किया था। ठीक है भाई, इनके भाई देखो तुलसीदास जी ने भाई बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे कि मैंने आपको बताया था रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ना वो भाई तुलसीदास जी का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने कहीं ना कहीं और भी ग्रंथ लिखे, जैसे कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं की रचनाएं थी। ठीक है, सारे ग्रंथ मिलकर जो इनके ग्रंथ देखने को मिलते हैं वो सारे कहीं ना कहीं अवधी भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी भाई वो 1623 में हो जाती है। कहां पर होती है भाई इनकी मृत्यु? वाराणसी में होती है। ठीक है भाई, तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपना योगदान जो है वो दिया है। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय था। अब मेनली इन्होंने भाई राम जी की भक्ति में, राम जी की भाई कहीं ना कहीं काव्यधारा में, राम काव्यधारा में कहीं ना कहीं क्या इंपॉर्टेंट योगदान निभाया है, क्या रोल प्ले करा है, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम भाई यहाँ पर अपने तुलसीदास जी का साहित्यिक व्यक्तित्व देख लेते हैं। साहित्यिक व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? तो भाई इसका मतलब होता है तुलसीदास जी किस प्रकार के कवि थे, किस तरह के कवि थे। ठीक है, उनकी रचनाओं में हमें क्या चीज देखने को मिलती है, कैसी विचारधाराएं देखने को मिलती है, वो चीज हमें यहाँ पर मिली समझनी है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है महान राम भक्त कवि। तो भाई देखो, तुलसीदास जी भाई बहुत बड़े भक्त थे किनके? प्रभु श्री राम जी के। ठीक है, इसके साथ साथ वो एक कवि भी थे। उनकी जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है उसमें कहीं ना कहीं हमें राम जी के ही बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उनकी रचनाओं के थ्रू कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के थ्रू कहीं ना कहीं राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम भी जो है वो करा है। ठीक है, आम जनता तक, लोकल लोगों तक कहीं ना कहीं उन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम जो है वो करा है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के जरिए। ठीक है, इसके अलावा लोक भाषा के समर्थ कवि। अब उन्हें लोक भाषा के समर्थ कवि भी कहा जाता था। इसका क्या मतलब है कि भाई देखो, जो उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है ना, वो ज्यादातर क्या हुआ करती थी? लोकल लैंग्वेज में हुआ करती थी, आम भाषाओं में हुआ करती थी, जैसे अवधी हो गई, ब्रज हो गई। इन भाषाओं में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रचनाएं जो मेनली लिखी थी। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन्हें लोक भाषा के समर्थ कवि भी कहा जाता था। इसके अलावा आदर्शवादी दृष्टिकोण। अब भाई देखो, इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस को देखते हैं, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं आदर्शवाद देखने को मिलता है। ये आदर्शवाद का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने का काम करा है। एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है, एक सही व्यक्ति कैसे, प्रभु श्री राम जी का चरित्र दिखाने का काम उन्होंने करा, लक्ष्मण जी का चरित्र दिखाने का काम करा है ना, भरत जैसे भाई को दिखाने का काम करा। तो एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये सारी चीजें बताने की जो कोशिश है वो की है। इसके अलावा भक्ति और नीति का समन्वय। देखो, जो इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है, ज्यादातर जब इनकी रचनाएं देखने को मिलती है उनमें कहीं ना कहीं भक्ति भावना भी देखने को मिलती है। इसके अलावा नीति, कि भाई एक अच्छा राजा कैसा होता है, धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, लोगों को धर्म की राह पे चलना चाहिए, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बताने का काम जो है वो करा है। ठीक है, इसके अलावा भावनात्मक और करुणा। तो इनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं हमें इमोशंस यानी कि भावनाएं, करुणा, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे प्रभु श्री राम जी भाई जब 14 वर्ष के वनवास को जाते हैं तो किस तरह के इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरह की भावनाएं हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं के अंदर हमें भावनाएं, फीलिंग्स, करुणा, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को प्रेजेंट करने का काम जो है वो करा है। ठीक है, उनकी रचनाओं में प्रेम, करुणा, भक्ति, ये सारी अलग अलग तरह की भावनाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हम लोग जो भाई ऐसा मतलब जब आप भी अगर आपने रामायण देखी हो, जैसे टीवी पर रामायण देखी हो, या फिर आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी हो, तो उसको पढ़ने से एक फील आती है, एक मतलब इमोशंस आते हैं कि भाई है ना, कि इस तरह की चीजें हुआ होंगी, इस तरह की चीजें एक समय पर हुई होंगी, है ना, कहीं ना कहीं हम भी वो चीजें कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं। तो इमोशंस हम कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं, किस वजह से? क्योंकि इस तरह के कवि थे जो अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं भावनाएं प्रेजेंट कर पाए। इसके लिए चरित्र चित्रण की विशेषता कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रचनाओं में चरित्र को कहीं ना कहीं अच्छा दिखाने का काम जो है वो किया है। ठीक है, चाहे वो प्रभु श्री राम जी का हो, सीता माता जी का हो, लक्ष्मण जी का हो, भरत जी का हो, हनुमान जी का हो, यानी कि सभी का कहीं ना कहीं उन्होंने चित्र जो है वो आदर्श व्यक्ति के रूप में कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है वो किया है। कहीं ना कहीं इनके चरित्र से कहीं ना कहीं हम लोग सीख ले सके, इस तरह की चीजें इन्होंने दिखाने की कोशिश जो है वो करी है। इसके अलावा काव्य सौंदर्य और अलंकार। तो कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में हमें वही अलंकार का यूज होता हुआ देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए इनकी कहीं ना कहीं काव्य की सौंदर्यता जो है वो बढ़ती है। समाज सुधार की भावना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां थी, जो गलत चीजें थी, उनको भी सुधार करने का काम जो है वो किया है। अब आ जाते हैं भाई राम काव्य धारा में तुलसीदास जी का क्या योगदान था।
क्या उन्होंने रोल प्ले करा, वो चीज हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो भाई राम भक्ति का व्यापक प्रचार, भाई देखो राम जी की भक्ति का व्यापक प्रचार यानी कि बहुत बड़े लेवल में प्रचार प्रसार करने का काम जो कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही किया गया, ठीक है। इनकी जो तुलसीदास जी की जो भाई रचना है रामचरितमानस, ये एक तो लोकल लैंग्वेज में थी, अवधी भाषा में थी, जिससे क्या हुआ कहीं ना कहीं आम जनता जो थी वो भी राम जी को कहीं ना कहीं समझ पाए, राम जी को कहीं ना कहीं पढ़ पाए, जिससे कहीं ना कहीं उनकी भक्ति का, उनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान पाए, और उससे ही कहीं ना कहीं उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार जो है वो बड़े लेवल पर हो पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार करने में कहीं ना कहीं इनका ही बहुत बड़ा योगदान जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा रामचरितमानस की रचना, तो देखो रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की रचना, तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं रामचरितमानस की रचना करी, और उसके अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं राम जी के जीवन के बारे में, राम जी के आदर्शों के बारे में, राम जी के गुणों के बारे में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बताया, और उसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं लोग जो है उसको समझे, लोग जो है कहीं ना कहीं रामचरितमानस को समझे, उसी के जरिए कहीं ना कहीं राम जी की भक्ति का प्रचार प्रसार जो है बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं होता गया, ठीक है। इसके अलावा ये लोक भाषा में राम कथा का प्रसार, भाई देखो मेनली जो रामायण हुआ करती थी वो हुआ करती थी कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा में, ठीक है। और भाई संस्कृत हर किसी को नहीं आया करती, संस्कृत हर किसी की बस की बात नहीं थी समझना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब हर किसी को नहीं आती तो भाई हर कोई नहीं पढ़ सकता है ना। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाई रामचरितमानस की रचना करी गई, उसके अंदर उन्होंने भाई जिस लैंग्वेज का यूज करा, जिस भाषा का यूज करा, वो हुआ करती थी अवधी भाषा, जो कि आम जनता की बोलचाल की भाषा थी, एक लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है, लोकल भाषा थी, जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाती थी, लोकल लोगों को, आम जनता को कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट कर पाती थी, जिससे कहीं ना कहीं भाई राम कथा का ही प्रचार प्रसार हुआ, और कहीं ना कहीं अवधी भाषा जो लोक भाषा थी उसका भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार जो साथ में होता गया। राम के आदर्श चरित्र का चित्रण, तो कहीं ना कहीं भाई तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अंदर हमें कहीं ना कहीं राम जी की एक आदर्श कैरेक्टर को दिखाने का काम उन्होंने किया है, मतलब एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, हम जैसे कहते हैं ना एक मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, हमें हमें राम जी जैसा बनना चाहिए ना, तो कहते हैं तो भाई उन्होंने इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्रेजेंट करने का कोशिश करी, उन्होंने प्रेजेंट मतलब दिखाने का किया है कि व्यक्ति कैसा होता है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति कैसा होता है, इस तरह की चीज उन्होंने दिखाने का काम जो है वो किया है, ठीक है। इसके अलावा आदर्श पात्रों का निर्माण, तो इसके अलावा राम जी के अलावा भी उन्होंने भाई बहुत सारे और भी कैरेक्टरों का भाई बारे में बता, और भी कैरेक्टर को कहीं ना कहीं दिखाया, जैसे कि भाई सीता माता हो गई, लक्ष्मण जी हो गए, भरत जी हो गए, हनुमान जी हो गए, है ना। इनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि इस तरीके का भाई होना चाहिए, इस तरीके का भाई भक्त होना चाहिए, है ना, इस तरह का राजा होना चाहिए। इन कैरेक्टरों के जरिए कहीं ना कहीं आदर्श व्यक्ति के बारे में हमें बताने का काम जो इन्होंने किया है। इसके अलावा भक्ति और नीति का समन्वय, ये तो मैंने आपको ऊपर बताया भी था, भक्ति और नीति का समन्वय कहीं ना कहीं रामचरितमानस के अंदर या फिर उनकी रचनाओं के अंदर में कहीं ना कहीं भक्ति भी देखने को मिलती है और नीति भी देखने को मिलती है। ऐसे नहीं किसी धर्म के बारे में बताया, नहीं भाई नीति के बारे में बताया कि अच्छा व्यक्ति कैसे हो, सदाचार क्या होता है, नैतिकता क्या होती है ना, इन सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने रचनाओं के अंदर बताया है। इसके अलावा राम काव्य धारा को नई दिशा, तो कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं राम काव्य धारा को एक नई दिशा देने का काम भी जो है वो किया है कि भक्ति क्या होती है, आदर्श व्यक्ति क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, इन सारी चीजों को भी कहीं ना कहीं इन्होंने बताने का काम जो है वो किया है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण, देखो तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं अपने रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं धर्म हो गया, कर्तव्य हो गया, परिवार हो गया, सोसाइटी हो गई, इन सभी के आदर्शों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने का काम जो है वो किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है भाई, इसके अंदर हम कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की जो भाई रचनाएं थी उन रचनाओं के बारे में देखेंगे। भाई देखो सबसे मेन जो उनकी रचना थी वो थी आपकी रामचरितमानस, ठीक है भाई, रामचरितमानस इनकी सबसे फेमस रचना थी। इसके अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं भगवान राम जी के बारे में बताया, भगवान राम जी के जीवन के बारे में, उनकी जो पूरी कथा है उसको कहीं ना कहीं 7 कांडों के अंदर बताया, ठीक है, अलग अलग कांड, जैसे कि बाल कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया, इस तरह के अलग अलग कांड जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने रामचरितमानस के अंदर बताए हैं। ये ग्रंथ में किस भाषा में लिखा गया भाई, तो भाई अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनकी भाई सेकंड जो रचना है वो है भाई इनकी विनय पत्रिका, ठीक है, ये भी भाई कहीं ना कहीं भगवान राम से रिलेटेड एक रचना है। इसके अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने भाई अपनी राम जी से कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं हो गई, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने इसमें लिखी है, ठीक है। इस ग्रंथ में कहीं ना कहीं हमें भाई 279 पद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोहावली, इस रचना भाई देखो दोहावली के अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो प्रभु श्री राम जी को या फिर धर्म के बारे में, नीति के बारे में, भक्ति के बारे में, सदाचार के बारे में लोगों को मैसेज देने का काम जो है, लोगों को बताने का काम जो है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर भाई हमारे से भाई बिहारी के जो दोहे हैं उन दोहे की क्या प्रासंगिकता थी, क्या विशेषताएं थी, उन चीजों को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है बिहारी से रिलेटेड आपसे और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि उन बिहारी की श्रृंगार चेतना पर प्रकाश डालिए, हो सकता है ये पूछ ले तो आपको कंफ्यूजन होना है। बिहारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है आपको वही सारी चीजें बतानी है जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले भाई हमें बिहारी जी का जीवन परिचय पता होना चाहिए। बिहारी जो है ना हिंदी साहित्य के बहुत प्रमुख कवि माने जाते हैं रीतिकाल के, ठीक है। रीतिकाल कौन सा काल था, जिस काल के अंदर कहीं ना कहीं जो रचनाएं लिखी गई उनमें काफी नियम कायदे कानूनों का पालन जो है वो किया गया, ठीक है। तो बिहारी लाल, इनका पूरा नाम बिहारी लाल था। बिहारी लाल कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बहुत प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। उनका जो जन्म हुआ था 1595 के आसपास माना जाता है। कहाँ पे हुआ था भाई, तो ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनके पिता का नाम केशव राय था और बचपन से ही इन्हें कहीं ना कहीं साहित्य से, लिटरेचर से बहुत ज्यादा लगाव था। बिहारी जी का जो ज्यादातर जीवन है कहीं ना कहीं मथुरा में, आमेर में जो राजाओं के राज दरबार होते हैं वहां पर
बीता था। ठीक है, वे आमेर के राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में कहीं ना कहीं कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित थे। ऐसा ही माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा दोहा भी गाया था, मतलब एक ऐसा ही माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनके दोहे से प्रभावित होकर राजा जी ने उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान जो है वो दिया था। ठीक है, बिहारी की सबसे प्रसिद्ध जो रचना मानी जाती है बिहारी 27। ठीक है, इस बिहारी 27 के अंदर लगभग 700 से ज्यादा दोहे हैं। इन दोहों को मुख्यतः भाई श्रृंगार रस और प्रेम सौंदर्य और जीवन के एक्सपीरियंस का सुंदर वर्णन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इन दोहों के अंदर। ठीक है, बिहारी जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मधुर हुआ करती थी, और इन दोहों के अंदर हमें अलंकारों का यूज होता हुआ देखने को मिलता है। इनके दोहों में भाई मतलब बहुत कम शब्द में बहुत ज्यादा डीप बातें ये लोग ये किया करते, कहीं ना कहीं बहुत कम शब्दों में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कहीं ना कहीं किया करते थे। ठीक है, ये मैंने आपको भाई इनका परिचय दे दिया है। अब हम भाई इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या उनके अंदर कुछ चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये तो बताई थी बिहारी जी कहीं ना कहीं रीतिकाल की बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। उन सभी रचनाओं में सबसे फेमस जो थी ना वो थी बिहारी 27। इस बिहारी 27 ही इनकी सबसे फेमस रचना थी। इसके अंदर कहीं ना कहीं 700 से ज्यादा हमें दोहे देखने को मिलते हैं। इन दोहों के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार रस मतलब मेनली प्रेम के बारे में। ठीक है, प्रेम को कहीं ना उन्होंने एक्सप्लेन करने का काम करा अपने दोहों के माध्यम से। ठीक है, साथ ही इसके अंदर में कहीं ना कहीं प्रेम सौंदर्य प्रकृति भक्ति और सामाजिक जीवन से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे और भी सारी चीजें और भी सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं इन दोहों के अंदर। ठीक है, इस बिहारी 27 के अंदर श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण तो कहीं ना कि बिहारी की जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है उसके अंदर में कहीं ना कि श्रृंगार रस का यूज होता है बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कि नायक नायिका के प्रेम मिलन और मिलने के बाद जब वो बिछड़ जाते हैं तो उसमें जो विरह विरह मतलब दुख होता है ना, आज जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं और उनका जब बिछड़ना हो जाता है तो बिछड़ने के कारण उनको जो दर्द होता है जो दुख होता है उसे कहते हैं विरह। तो उस विरह को कहीं ना कहीं दिखाने का काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, इसके अलावा इस संक्षिप्तता का गहन अर्थ इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत ही कम शब्दों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीप बातें जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से की है, अपने दोहों के माध्यम से इन्होंने की है। ठीक है, दोहे काफी छोटे हैं बट उनका जो मीनिंग है, उनका जो मतलब है, उनका जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डीप हो जाता है। भाषा और अलंकारों का प्रयोग तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा का यूज करा तो ब्रज भाषा का यूज करा। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर काफी ज्यादा अलंकारों का यूज जो है वो भी किया है, जैसे उपमाक अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ये कुछ अलंकार है जिनका यूज कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर किया है। ठीक है, साहित्य में महत्व तो कहीं ना कहीं हिंदी लिटरेचर के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है माना जाता है, क्योंकि बिहारी 27 जो आज के समय बहुत ज्यादा जानी मानी रचना जो है वो मानी जाती है। आप लोगों ने भी कभी सुना भी उसके बारे में पहले भी। ठीक है, तो बहुत फेमस रचना जो है वो मानी जाती है बिहारी 27। अब बिहारी के दोहों की प्रासंगिकता, इनकी जो दोहे हैं इनकी प्रासंगिकता क्या है, इनकी विशेषता क्या है, वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जीवन के यथार्थ का चित्रण, तो इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की रियलिटी क्या है, उसको कहीं ना कहीं डिकोड करने का, उसको कहीं ना कहीं बताने का काम जो है वो किया है। ठीक है, इन्होंने भाई प्रेम व्यवहार संबंध समाज की सोसाइटी के बारे में है ना, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के माध्यम से बताने का काम जो है वो किया है। इनके जो दोहे थे वो ऐसे थे कि उस समय के लोगों के लिए लिखे थे, नहीं भाई इनके दोहे कहीं ना कहीं आज के समय के लोगों से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेट जो है वो करते हैं। सेकंड भाई संक्षिप्तता का गहन अर्थ, भाई देखो जो संक्षिप्तता है मतलब बहुत कम शब्दों में ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर देने तरीके से। ठीक है, कम शब्दों के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत डीप डीप बातें कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को बताने का काम जो है वो किया है। ठीक है, उनके दोहे बहुत ज्यादा छोटे होते थे लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं जीवन की रियलिटी, प्रेम, समाज, इस तरीके से चीजों से रिलेटेड चीजें कहीं ना कहीं बहुत डीप बातों के जरिए वो कहीं ना कहीं किया करते थे। इसके अलावा मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण, तो कहीं ना कहीं भाई मानव की जो भावनाएं होती, जो फीलिंग्स होती, जैसे कि प्रेम हो गया, विरह हो गया, मिलन हो गया, सौंदर्य हो गया, प्रेम के बारे में या फिर विरह के बारे में, जो आपस में दो लोग बिछड़ जाते हैं उस चीज को कहीं ना कहीं जब वो वापस मिलते हैं तो उसके मिलन को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो किया है। ठीक है, नैतिकता और व्यवहारिक शिक्षा, तो कहीं ना कहीं बिहारी के जो ज्यादातर दोहे हैं उससे कहीं ना कहीं नैतिकता और व्यवहार से जुड़ी कहीं ना कहीं बहुत सारी शिक्षाएं भी देखने को मिलती है। ठीक है, वो मनुष्य को सही आचरण, मर्यादा, सामाजिक संबंधों, इन सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं बताने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनके ज्यादातर जो दोहे हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं दोहों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम भी कहीं ना कहीं करते हैं। इसके लिए भाषा और साहित्यिक सौंदर्य, तो बिहारी ने कहीं ना कहीं अपने दोहों में किस भाषा का यूज करा है तो ब्रज भाषा का यूज करा है, जो कहीं ना कहीं अत्यंत प्रभावशाली थी। ठीक है, उनकी भाषा काफी मधुर थी, काफी सिंपल थी। उन्होंने अपने भाषा अपनी रचनाओं के अंदर अलंकारों का यूज भी करा, जैसे उपमाक हो गया, रूपक हो गया, अनुप्रास हो गया ना, इस तरह के उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर उन्होंने इन अलंकारों का यूज भी किया है। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, तो कहीं ना कहीं बिहारी के दोहों में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय सामाजिक मूल्यों को कहीं ना कहीं झलक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर भाई प्रेम हो गया, मर्यादा हो गई, आदर हो गया, संबंध हो गए, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का काम जो है वो किया है। ठीक है, सौंदर्य बोध और प्राकृतिक वर्णन, तो कहीं ना कहीं बिहारी के जो दोहे देखने को मिलते हैं उन्होंने उसके अंदर प्रकृति का चित्रण भी अच्छे तरीके से किया, प्रकृति को भी कहीं ना कहीं, नेचर को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से बताने का काम जो है वो किया है।
इसके अलावा साहित्यिक प्रेरणा और प्रभाव, तो बिहारी के दोहे का प्रभाव कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य पर भाई और भी जो कवि आए उनके बाद जो और कवि आए उनके ऊपर भी देखने को मिलता है। तो उनके बाद के जो कवि थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेके उन्हीं की तरह रचनाएं लिखने का काम जो है वो किया। ठीक है, ये इनकी प्रासंगिकता थी। अब भाई हम बिहारी लाल की जो श्रृंगार चेतना थी उसको विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है, वो श्रृंगार चेतना का सिर्फ मतलब होता है कि उन्होंने अपनी जो रचनाएं उनके अंदर किस प्रकार से प्रेम का वर्णन किया है, किस प्रकार से सौंदर्य का, प्रकृति का वर्णन करा, उसी चीज को श्रृंगार चेतना कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस मतलब उन्होंने अपनी जो रचनाएं उनके अंदर श्रृंगार रस को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी है। ठीक है, उनकी जो भाई हमें सबसे प्रसिद्ध रचना देखने को मिलती है बिहारी 27, उसके अंदर ज्यादातर जो दोहे थे वो किससे रिलेटेड थे, प्रेम से रिलेटेड थे, सौंदर्य से रिलेटेड थे। ठीक है, इसी को श्रृंगार रस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने प्रेम के दोनों पक्ष, जिसमें संयोग होता है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, एक होता है वियोग जिसे विरह कहते हैं, जिससे प्रेमी और प्रेमिका का अलग हो जाते हैं। ठीक है, उन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है वो किया है अपने दोह के अंदर। ठीक है, संयोग में जब सब मिलते हैं तो क्या होती है, खुशी होती है, आनंद होती है, चंचलता होती है, आकर्षण होता है। पर जब बिछड़ते हैं तो क्या होता है, तो वियोग होता है। वियोग में क्या देखने को मिलता है, पीड़ा देखने को मिलती है, दुख देखने को मिलता है ना, जब आप दुख देखने को मिलता है। फिर वही संक्षिप्तता में गहनता, तो बिहारी लाल की जो भाई दोहे थे वो कम शब्दों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहरी गहरी बातें जो है वो कर दिया करते हैं। मतलब उनके दोहे में कहीं ना कहीं बहुत डीप मैसेज जो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता था। इसके अलावा नायक नायिका का सूक्ष्म चित्रण, रचनाओं के अंदर कहीं ना कहीं नायक और नायिका को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जो है वो किया है। ठीक है, जैसे नायिका की लज्जा, मान, अभिसार, चंचलता, प्रेम, विविध अवस्था को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर अच्छे से दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा अलंकारों का प्रभावशाली प्रयोग, उन्होंने जगह जहाँ पे जरूरत पड़ने पे उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर अलंकारों का भी बहुत अच्छे तरीके से यूज जो है वो किया है। जैसे उपमा का अनुप्रास हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, इस तरीके के अलंकारों का यूज उन्होंने करा अपनी रचनाओं के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा प्रकृति और प्रेम का सामंजस्य, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर प्रकृति और प्रेम को भी बैलेंस करते हुए चले हैं। जहां जहाँ प्रकृति की पड़ी वहां प्रकृति को अच्छे तरीके से बताया, जहाँ प्रेम की पड़ी उन्होंने प्रेम के भी अच्छे तरीके से बताया है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक गहराई, तो भाई बिहारी के जो काव्य में देखने को मिलता है उसमें हमें प्रेम की केवल बाहरी अभिव्यक्ति नहीं देखने को मिलती, कैसे नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर से अट्रैक्शन यही सब प्रेम को दिखा देना भाई, बल्कि मनोवैज्ञानिक गहराई भी देखने को मिलती है। उन्होंने प्रेमियों के मन में उठने वाली संकोच, ईर्ष्या, मान, अभिमान, हर्ष, विषाद, इस तरह की चीजों को, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरीके की भावनाओं को भी देना कि बहुत अच्छे तरीके से अपने दोहों के माध्यम से बताया है। ठीक है, इसके अलावा कला और सौंदर्य की उत्कृष्टता, तो भाई बिहारी के श्रृंगार चित्रण में कहीं ना कहीं कला, सौंदर्य का अद्वितीय सबने देखने को भी मिलता है। ठीक है, उनके काव्य में शब्दों की सुंदरता, भावों की गहराई, अभिव्यक्ति की कुशलता, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उन्होंने प्रेम को केवल भावना के रूप में दिखाया कि एक फीलिंग्स नहीं, सिर्फ प्रेम नहीं भाई, बल्कि एक कलात्मक अनुभव के रूप में भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेम को दिखाने का काम जो है वो करा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है हिंदी साहित्य में योगदान। इनके हिंदी साहित्य में क्या योगदान देखने को मिलता है, तो सबसे पहले दो काव्य को समृद्ध बनाना, तो कहीं ना कहीं जो काव्य है उसको कहीं ना कहीं समृद्ध बनाने का काम करा, उसको कहीं ना कहीं फेमस करने का काम करा इन्होंने। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस करने का काम इन्होंने किसने करा, दोनों को, तो कहीं ना कहीं इन्होंने करा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। इसके अलावा श्रृंगार रस की उत्कृष्ट, तो कहीं ना कहीं श्रृंगार रस को भी इन्होंने बहुत ज्यादा फेमस किया। श्रृंगार रस का यूज भी इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर बहुत ज्यादा तरीके किया, जिससे कहीं ना कहीं बाद के जो कवि है उन्होंने भी इस चीज से मोटिवेशन होकर, इस चीज से मोटिवेशन लेकर कहीं ना कहीं अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का यूज करना ज्यादा स्टार्ट किया। इसके अलावा ब्रजभाषा को समृद्ध बनाना, तो कहीं ना कहीं ब्रजभाषा को भी कहीं ना कहीं उन्होंने फेमस करने का काम एक तरीके से किया। ठीक है, अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसके अलावा अलंकारिक काव्य परंपरा का बढ़ावा, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का यूज करके कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा प्रमोट किया कि वो भी अपनी रचनाओं में ज्यादा अलंकारों का यूज है वो करें। इसके अलावा संक्षिप्तता में गहन भाव की परंपरा की, कम वर्ड्स के अंदर हमें कहीं ना कहीं बहुत डीप मैसेज जो है देने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के लिखना पड़ेगा, नहीं भाई, कम वर्ड्स होने चाहिए और अच्छे मैसेज होने चाहिए उनके साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा साहित्यिक प्रेरणा का स्रोत, कहीं ना कहीं आज की जो नए कवि हैं वो कहीं ना कहीं भाई इनसे क्या लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, इनकी तरह लिखने का काम वो भी करते हैं। लास्ट में वो एक निष्कर्ष कर देना, वो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो जो भाई हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भाई हम लोगों से भाई जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनका साहित्यिक परिचय हम लोगों से पूछा जा रहा है। इसके अलावा भाई जो उनकी कविता है जो बीत गई सो बात गई, इस कविता की प्रासंगिकता भी हमसे इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पूछा जाएगा तो भी आपको वही सारी चीजें बतानी जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ इनकी काफी फेमस कविता है जो बीत गई सो बात गई, ये कविता के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले भाई हम हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय ले लेते हैं, जीवन परिचय ले लेते हैं। ठीक है, देखो हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस कवि हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था भाई 27 नवंबर 1907 को कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में। ठीक है, इनके पिता का नाम था भाई नारायण श्रीवास्तव। इनकी जो भाई प्रारंभिक शिक्षा थी या फिर अर्ली एजुकेशन थी वो कहाँ पे उन्होंने कहाँ से ली थी, इलाहाबाद में ली थी। भाई बचपन से उन्हें कहीं ना कहीं साहित्य में, संगीत में, कविताओं में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन भी भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली। के बाद वो कहाँ चले गए, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। ठीक है, और वहां से उन्होंने अपनी अंग्रेजी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में
पीएचडी की उपाधि ली। हरिवंश राय बच्चन जी ने भाई कुछ समय तक वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग का काम किया, प्रोफेसर का काम करा। इसके बाद वो कहीं ना कहीं भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया था। इसके अलावा 1969 के अंदर भाई उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया भाई 1969 में। आपको पता होना चाहिए। इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं, जैसे कि भाई मधुशाला हो गई, मधुबाला हो गई, मधु कलश हो गई, ये कुछ इनकी फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था भाई 18 जनवरी 2003 को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के पिताजी भी हैं। ठीक है, ये इनका परिचय था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, अब हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को हम एक एक करके देखने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहली जो इनकी रचना है ना वो है भाई मधुशाला। अभी मधुशाला में क्या लिखा है, उन्होंने क्या चीजें बताई गई हैं, उन चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, मधुशाला जो है भाई हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे फेमस रचनाओं में से एक है। मतलब मधुशाला के अंदर बेसिकली लाइफ की रियलिटी को दिखाने का काम जो है वो किया गया है। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी प्रतीकों का यूज करा है, सिंबल्स का यूज कर बहुत सारे सिंबल्स का यूज करा है लाइफ की रियलिटी को दिखाने के लिए। लाइक मदिरा का यूज करा है, साकी का यूज करा है। रचना के अंदर उन्होंने मदिरा का मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस या फिर आनंद को बताया है। साकी का मतलब उन्होंने यहाँ पे समय को बताया है। मधुशाला जैसे प्रतीकों का यूज करा है। मधुशाला का मतलब भाई इन्होंने यहाँ पे लाइफ को बताया है ना। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे सिंबल्स यूज करे हैं लाइफ की रियलिटी को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारी लाइफ में भाई एक समय पे खुशियां आती हैं, एक समय पे दुख भी आता है, एक समय पे हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इस तरीके से इन्होंने भाई बहुत सारे इस तरीके से भाई इन्होंने बहुत अलग अलग सिंबल्स का यूज करके लाइफ की रियलिटी को दिखाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, इस मधुशाला के अंदर ये जो भाई इनकी रचना बहुत ज्यादा फेमस रचना है हिंदी साहित्य के अंदर। ठीक है, और सबसे लोकप्रिय रचनाओं में कहीं ना कहीं मधुशाला जो है वो गिनी जाती है। फिर इसके बाद आती है भाई इनकी सेकंड रचना, जिसका नाम है भाई मधुबाला। ये जो मधुबाला इनकी जो सेकंड रचना है ये भी काफी फेमस रचना है, और इसके अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेम के बारे में, सौंदर्य के बारे में, इंसान की फीलिंग्स के बारे में, इस तरह के टॉपिक्स को कहीं ना कहीं लिखा है। उस तरह के टॉपिक्स को कहीं ना कहीं बताने का काम जो है वो करा है। ठीक है, कि मनुष्य की फीलिंग्स क्या होती है, मनुष्य प्रेम क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है, इस तरह की जो चीजें ना उसको बताने का काम इन्होंने कहीं ना कहीं किया है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह की जो कविताएं हमें देखने को मिलती है वो इस मधुबाला के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इनकी तीसरी रचना आ जाती है इसके बाद, जिसका नाम है मधु कलश। इसके अंदर उन्होंने भाई अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, अपने दर्शन को, अपनी फीलिंग्स को, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं विस्तार से बताने का काम जो है वो किया है। उनके खुद के पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहे, फिलोसफिकल उन्होंने क्या चीजें बताई, उनकी फीलिंग्स क्या रही, उनकी भावनाएं कैसी रही, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं बात जो है वो की है अपनी रचना के अंदर। ठीक है भाई, इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बताने का काम जो है वो किया है। इसके बाद इनकी जो अगली रचना आती है उनका नाम है भाई निशा निमंत्रण। अब निशा निमंत्रण में उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने भाई कहीं ना कहीं दुख का चित्रण किया है कि भाई दुख कैसा होता है, जीवन में एकांत क्या होता है ना, उदासी क्या होती है जीवन की, इस तरह की चीजों को बताया। जैसे कि है ना भाई कि अकेलापन क्या होता है जीवन से, जब इंसान थक जाता है तब वो कैसा महसूस करता है। और हम कभी करके तो मरने की सोचते हैं, मृत्यु की, और हमारा कभी आकर्षण होता है कि मन करता है कि भाई बस मैं मर जाऊं, मैं कुछ ना करूं। इस तरह के टॉपिक्स के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करी है इसके अंदर। ठीक है, कि भाई इंसान थकने के बाद, जब इंसान थक जाता है लाइफ से, अपने परेशान होता है, तो वो कैसा सोचता है। इंसान कभी अकेला हो जाता है, अकेलापन महसूस करता है, तब वो कैसा सोचता है ना। हम जब निराश हो जाते हैं तब हम क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के टॉपिक्स की बात करने का काम किया है इन्होंने निशा निमंत्रण के अंदर। नेक्स्ट रचना आती है उनकी भाई आत्मकथा, उनकी ऑटोबायोग्राफी। इसको उन्होंने भाई कहीं ना कहीं 4 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला भाई क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, और 10वां द्वार से सोपान तक। ठीक है, ये उन्होंने अपनी भाई आत्मकथा को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसके अंदर उन्होंने अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में ही बताया। ठीक है भाई, ये 5 रचनाएं इनकी हमने यहाँ पे देख ली है। अब इनका नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाई जो इनकी कविताएं लिखते थे, अपनी रचनाएं लिखते थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव। जो हरिवंश राय बच्चन जी की हमें कविताएं देखने को मिलती है, हम उनको एक बहुत चीज नोटिस करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर कहीं ना कहीं लाइफ के बारे में बताने का बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो किया है। लाइफ के अंदर जब खुशियां आती है उस तरह की खुशियों को बताने का काम करा है, लाइफ के दुखों को बताने का काम करा है, स्ट्रगल को बताने का काम करा है, हमारी लाइफ में जो उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती है, उनको बताने का कहीं ना कहीं उन्होंने काम करा अपनी रचनाओं के माध्यम से। कि भाई एक फेज ऐसा आता है जब हमारी लाइफ में बहुत खुशियां रहती है, एक फेज ऐसा आता है जब हमारी लाइफ में हमें दुख भी देखने को मिलता है, हमारा एक स्ट्रगलिंग फेज भी आता है ना। कहीं कहीं हमें उम्मीदें होती हैं, हमारी आशाएं होती हैं। तो जीवन के हर तरह के पार्ट को कहीं ना कहीं उन्होंने बताने का काम करा अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, उनकी जो कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य को, इंसानों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं देती है। ठीक है, जीवन की सकारात्मक प्रेरणा देने का काम कहीं ना कहीं देती है। लाइफ में इतनी मुसीबत आ जा सकती है, लाइफ में हम बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमें आशाएं जो है वो रखनी चाहिए।
इस तरह की मोटिवेशन देने का काम करती है इनकी रचनाएं। ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट आता है भाई प्रतीकात्मक शैली। तो देखो हम इनकी कविताओं में एक और चीज डिकोड करने का काम करते हैं कि इनकी जो कविता है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स ले रखे हैं और उन सिंबल्स का यूज करके कहीं ना कहीं लाइफ की परेशानियों को, लाइफ को कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सप्लेन करने का काम जो है वो किया है। लाइक इनकी जो सबसे फेमस रचना थी मधुशाला, इस मधुशाला में कहीं ना कहीं इन्होंने मदिरा का सिंबल लिया, साकी का सिंबल लिया, है ना, मधुशाला का सिंबल लिया। इस तरह के अलग अलग इन्होंने प्रतीक लिए और उन प्रतीकों के माध्यम से कहीं ना कहीं इन्होंने लाइफ को एक्सप्लेन करने का काम जो है वो किया है। लाइफ के एक्सपीरियंस को, लाइफ के अनुभवों को, हमारी फीलिंग्स को, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने का काम करा उन्होंने इस तरह के अलग अलग सिंबल्स का यूज करके। इसके अलावा भाई हमारा आता है भाई भावनात्मक और संवेदनशीलता। तो इनकी कविताओं के अंदर हमें भाई प्रेम जैसे टॉपिक, पीड़ा जैसे टॉपिक, आशा जैसे टॉपिक, निराशा जैसे टॉपिक या फिर जीवन के संघर्ष जैसे जो टॉपिक्स होते हैं, इन सभी टॉपिक से बात होती हुई हमें दिखाई देने को मिलते हो। हर इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं लाइफ के जितने भी टॉपिक्स होते हैं भाई, जिसमें प्रेम की बात की जाती है, पीड़ा की बात की जाती है, आशा की बात की जाती है, निराशा की बात की जाती है, जीवन के स्ट्रगल की बात की जाती है, उस हर तरह के टॉपिक्स के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के अंदर रचना जो है वो लिखी है। इनकी जो कविताएं होती है वो कहीं ना कहीं जो भाई इनकी ऑडियंस होते हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं, पाठक होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित जो है वो करती है। क्यों? क्योंकि भाई टॉपिक्स ही ऐसे हैं, ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं हम सबसे बहुत ही इजीली जो कनेक्ट जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो भाई रचनाओं की जो हमें भाषा देखने को मिलती है वो भी काफी सिंपल सरल भाषा देखने को मिलती है, जो आसानी से कहीं ना कहीं ऑडियंस से कनेक्ट जो है वो आपस में कर पाती है। ठीक है, इनकी भाषा सरल भी है, काफी मधुर भी है। ठीक है, जो आसानी से कहीं ना कहीं जो पाठक लोग होते हैं, जो ऑडियंस लोग होते हैं, उन्हें समझ में कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है, उनकी भाषा में कहीं ना कहीं एक संगीतात्मक लय देखने को मिलता है, मतलब उनकी जो कविताएं होती है, उनकी जो रचनाएं होती है, पढ़ने के साथ साथ ऐसा लगता है हम गा के पढ़ रहे हैं उसे। ठीक है, इस तरीके से लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। गीतात्मक शैली। तो भाई देखो, जो बच्चन जी की में कविताएं देखने को मिलती है, कैसी देखने को मिलती है? हमें गीतात्मक को, तो उन कविताओं को कहीं ना कहीं पढ़ के गाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की शैली हमें देखने को मिलती है इनकी कविताओं की। ठीक है, ये भी इनकी बहुत बड़ी एक विशेषता में देखने को मिलती है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इनकी कविताओं को, इनकी रचनाओं को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कविताएं काफी गीतात्मक होती है, उनको इजिली पढ़ सकते हैं गाने के तौर पर भी। ठीक है, तो इसलिए भी इनकी कविता को काफी ज्यादा पसंद जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ये मानवीय जीवन का यथार्थ चित्र, तो इन्होंने क्या करा है ना, अपनी कविताओं के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर मानव की जो लाइफ है, ह्यूमन की जो लाइफ है, उसकी रियलिटी को दिखाने का काम करे अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, मानव के जीवन में दुख आते हैं, मानव के जीवन में संघर्ष आते हैं, निराशा आती है, आशा आती है, कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो इस सभी तरह के टॉपिक्स को कहीं ना कहीं इन्होंने बात करने का काम करा अपनी इन कविताओं के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं मनुष्य की लाइफ का एक यथार्थ चित्र, यानी कि वास्तविकता क्या है मनुष्य की लाइफ में, क्या रियलिटी है, उस रियलिटी को दिखाने का काम जो इन्होंने किया है। फिर आशावाद और प्रेरणा, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं मनुष्य को प्रेरणा, मोटिवेट करने का काम भी कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, मनुष्य को एक उम्मीद देने का काम किया, उसे मोटिवेट करने का काम कहीं ना कहीं किया है कि हमारी लाइफ में कठिनाई आती है, ये सभी लाइफ का पार्ट है। ये हमारी लाइफ में कठिनाई आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बुरी चीजें आएंगी, बट हमें उससे घबराना नहीं है। हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हमें आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कविताएं कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद देने का काम भी करती हैं। इसके अलावा आधुनिकता और नवीन अभिव्यक्ति, भाई देखो जो बच्चन जी की कविताएं हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आधुनिकता की बात करती है, नई अभिव्यक्ति की बात करती है, लोगों को विचार देने की बात करती है। उन्होंने कहीं ना कहीं पुराने जो विषय थे, पुराने जो टॉपिक्स थे, उन पे तो लिखा ही लिखा ही, बट अब न्यू जनरेशन के न्यू टॉपिक्स क्या है, न्यू लाइफ के अंदर नई चीजें क्या चल रही हैं, उन चीजों को भी बताने का काम करा अपनी कविताओं के माध्यम से। ठीक है, तो उनकी कविताओं में हमें नवीनता देखने को मिलती है। इसी नवीनता के कारण, इसी नई तरीके के कारण कहीं ना कहीं उनकी कविताओं को और भी ज्यादा फेमस, और भी ज्यादा प्रचार प्रसार जो वो मिला और लोगों ने उनको पसंद करना समझा। ठीक है, लोगों को उनकी कविताएं जो वो पसंद आने लगी। ठीक है भाई, ये इनकी कविताओं की विशेषताएं थी, काव्यगत विशेषताएं थी। अब भाई जो हमारी कविता में ऊपर बताई गई थी, जो बीत गई सो बात गई, उस कविता को भाई मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, लाइन टू लाइन चीज एक्सप्लेन करके। तो हम इस कविता को देखेंगे अच्छे से और इसका मतलब भी क्या है कहाँ पर, वो चीज भी हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, अब एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली लाइन जो आती है वो आती है भाई, जो बीत गई सो बात गई। अब इस लाइन का क्या मतलब निकलता है? ठीक है, यहाँ पे हमें समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी रखा है भाई। देखो यहाँ पे जो बीत गई सो बात गई का यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि क्या होता है हमारी लाइफ पे, पुरानी, कभी कभार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पुरानी चीजों को लेकर बैठ जाते हैं और उनको लेकर कभी कभार क्या होता है भाई, हम पुरानी पुरानी चीजों को याद कर कर दुखी होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सैड होते हैं पुरानी चीजों को याद करके, जिसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब भाई देखो जाहिर सी बात है, अब पास्ट में कोई घटना घटी जिसके कारण से भाई मैं अपना प्रेजेंट में उस चीज का शोक मना रहा हूँ, प्रेजेंट में उस चीज को
प्रेजेंट में उस चीज को लेके दुखी हो रहा हूँ, तो इससे कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ना तो पास्ट में जो घटना घट चुकी है, जो चीजें हो चुकी हैं, उसको जाके मैं भाई दोबारा से ठीक तो कर नहीं सकता हूँ, है ना। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है, जो चीज हो गई है अब हमें उस पर शोक या फिर उस पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भाई बीते हुए वक्त में पीछे जाकर उस चीज को ठीक तो कर ही नहीं सकते, तो उस पर शोक क्यों मनाए, उस पर दुखी क्यों हुए, है ना। उस चीज को हमें छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इसी को कहीं ना कहीं समझदारी जो है वो कहा जा सकता है। तो कभी भी हमें लाइफ में जब चीजें हो चुकी हैं उस चीज को लेकर मैं दुखी कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है भाई, जीवन में एक सितारा था, माना में बेहद प्यारा था। भाई कभी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी होता है भाई, लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो ये चीज यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जीवन में एक सितारा था, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं। नेक्स्ट लाइन आती है भाई, वह डूब गया तो डूब गया। अब मान लो भाई वो व्यक्ति हमें छोड़ गया, या फिर एक टाइम था जो हमारे लिए बहुत अच्छा था एक समय में, वो टाइम हमारा बीत गया, तो ऐसे में हमें भाई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन को हमें स्वीकार करना चाहिए। भाई मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था एक समय तक, और अगर वो किसी कारणवश किसी भी रीजन से आपको छोड़ के चला गया, तो आपको भाई उस चीज को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस सिचुएशन को स्वीकार करना चाहिए, ना कि उस चीज को लेके दुखी होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आता है भाई, अंबर के अनन को देखो कितने इसके तारे टूटे। अब यहाँ पे कवि जो है ना वो एग्जाम्पल दे रहा है, किसका एग्जाम्पल दे रहा है, अंबर का। अंबर मतलब आकाश का एग्जाम्पल दे रहा है कि आकाश को देखो, इस आकाश में भाई बहुत सारे तारे होते हैं, जो उस और वो तारे कभी ना कभी टूट भी जाते हैं, ठीक है। तो भाई आकाश में तो बहुत सारे तारे हैं, अब आकाश में से अगर इतने तारे टूट भी जाते हैं, आधे तारे टूट जाते हैं, तो क्या आकाश मतलब वो जो बादल आसमान है, क्या उस चीज का शोक मनाता है, क्या उस चीज का वो रोता है। यहाँ पर वही एग्जाम्पल देकर वो, अमर का एग्जाम्पल देकर वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई हमें छोड़ गया तो हमें वहां पे दुखी नहीं होना चाहिए, जैसे कि आकाश करता है, आकाश या फिर अमर करता है। जब उसके भी तारे टूटते हैं तो ना तो उसकी सुंदरता कम होती है उससे, और ना ही वो कोई शोक मनाता है। नेक्स्ट लाइन है, कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहाँ मिले। यहाँ पे ये बताना है कि भाई जैसे कि तारे टूटे जाते हैं, अब वो तारे टूट के तो दोबारा अमर को थोड़ी मिलेंगे, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी होगा कि हमें छोड़ गया तो छोड़ गया, अब हमारी लाइफ में हमें दोबारा जरूरी नहीं है कि मिले, ठीक है। तो हमें ऐसे में दुखी नहीं होना चाहिए। और बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, ये चीज मैंने आपको पूरी बता दी अभी कि भाई जब उसके तारे टूट के चले जाते हैं तो ऐसे में भाई अंबर भी कोई शोक तो नहीं मनाता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें हमें भी यही चीज फॉलो करनी चाहिए, तो मैं छोड़ के चला जाता है तो हमें उसको लेकर शोक जो है वो नहीं मनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई, मतलब लास्ट में कभी वही कहते हैं कि जो चीज हो गई है वो चीज हो गई, ठीक है। हमें उस चीज को लेकर दुखी जो है वो नहीं होना चाहिए। पुरानी घटनाओं में पास की जो घटनाएं घट चुकी हैं वो घट चुकी हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें ऐसी चीजों को लेके दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भाई देखो, ये सब चीजें ना लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारी पार्ट ऑफ द लाइफ होती है, हमारी लाइफ नहीं होती है, ठीक है। बहुत मतलब ऐसी बात है कि ज्यादातर चीजें हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी नहीं है कि हम इसको लेके ही दुखी बैठे रहेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे इन चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। कविता बहुत ज्यादा डीप कविता आती है, ठीक है। अब भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, जो बीत गई सो बात गई कविता की प्रासंगिकता। इस कविता की एक तरीके से समझ लो विशेषता क्या आती है, विशेषता को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, अतीत को बुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा। ये जो कविता है ये हमें क्या मोटिवेशन दे रही है, ये हमें भाई अपने पास्ट को बुलाकर हमें अपने प्रेजेंट या फिर हमें फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम कर रही है ये कविता। हमें अपने अतीत को लेकर, अपने पास्ट को लेकर हमें रोना धोना नहीं है, ठीक है, और ना ही निराश होना है, बल्कि हमें अपने प्रेजेंट पे काम करना चाहिए और अपने फ्यूचर को सुधारना चाहिए। इस तरह की मोटिवेशन जो ये कविता देती है। फिर आता है सकारात्मक सोच का संदेश। तो कहीं ना कहीं जो कविता है कैसा मैसेज दे रही है, एक पॉजिटिव मैसेज दे रही है कि हमें अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर हमें दुख भी आएंगे, कठिनाई आएंगी, मुसीबत आएंगी, बट उसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं लाइफ में एक पॉजिटिव सोच जो है वो रखनी चाहिए, ठीक है। सकारात्मक सोच जो है वो रखना चाहिए, पेशेंस हमें अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रखना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज को कहीं ना कहीं अच्छे से पार जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन की वास्तविकता को स्वीकार, कहीं ना कहीं लाइफ की रियलिटी को कहीं ना कहीं स्वीकार करने का मैसेज भी देती है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग अपने एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, इल्यूजन में कहीं ना कहीं अपने आप को बांध के रख लेते हैं, ठीक है। हम एक सर्कल, मान लो कि एक सर्कल में हमने बना लिया, उस सर्कल के अंदर ही हम रहना चाहते हैं। जैसे कि भाई कई बार होता है, कुछ हमारे पास में, सबके पास में कई बार होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि जहाँ से हम उभरना चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं है कि हम वहां से निकले, हम उस गर्त में कहीं ना कहीं धंसते चले जाते हैं, ठीक है। एक वो खराब सिचुएशन सबकी लाइफ में कई बार आती है, और हम उस सिचुएशन से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं कि कभी उसमें से बाहर निकले। बट यहाँ पे कविता हमें कहीं ना कहीं रियलिटी को स्वीकार करने की बात करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी है उस रियलिटी को कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। उस वास्तविकता को कहीं ना कहीं हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा ये निराशा से उबरने की प्रेरणा, तो कहीं ना कहीं जब मनुष्य निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो ऐसे में उस निराशा से उबरने की कहीं ना कहीं मोटिवेशन देने का काम करती है ये कविता, ठीक है। हमारी लाइफ में कोई भाई मुसीबत आ गई, कोई बहुत बड़ी कठिनाई आ गई, तो ऐसे में भाई हमें उस कठिनाई को अंत नहीं समझ लेना है, हमें भाई कोशिश करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और उस निराशा से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की हमें उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए।
इसके अलावा आता है भाई आधुनिक जीवन में मानसिक संतुलन। भाई देखो आज के समय में भाई जितने ज्यादा कहीं ना कहीं हम डेवलप होने जा रहे हैं उतने कहीं ना कहीं हम परेशान भी होते जा रहे हैं। ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं परेशान रहता ही रहता है किसी ना किसी कारणवश से। ठीक है, तो ऐसे आज के समय में की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव भरी हमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा चिंता भरी हमें देखने को मिलती है। आज के समय कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी है ना, जो मानसिक दबाव है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कविता मानसिक संतुलन मेंटली बैलेंस करने का काम भी कहीं ना कहीं करती है। ये हमें जो नकारात्मक हमारी लाइफ में घटनाएं घट चुकी है उनको बार बार याद नहीं करना, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर आता है भाई आशावाद और उत्साह का विकास। भाई देखो कविता के अंदर भाई जो मनुष्य के अंदर भाई जो आशावाद है, जो उत्साह है, उसकी भावना को डेवलप करने का काम भी कवि जो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, कवि बताते हैं कि हर घटना के बाद कहीं ना कहीं हमें नए अवसर मिलते हैं। भाई देखो कोई भी हमारे लाइफ में कोई घटना घटती है उसके बाद हमें एक नया दोबारा मौका मिलता है, अलग मौका मिलता है, पर दोबारा मौका मिलता है, तो हमें उस मौके को ग्रैब करना चाहिए और आगे हमारी लाइफ में बढ़ना चाहिए, ना कि पहले जो घटना घट चुकी है उसी का शोक मनाते रहना चाहिए, उसी चीज को लेके दुखी होते रहना चाहिए। ठीक है, हमें निराश नहीं होना है, हमें लाइफ के अंदर रुकना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। इसके अलावा सर्वकालिक और सार्वभौमिक। देखिए ये जो कविता है, ऐसा नहीं था कि ये कविता इन्होंने कवि ने अपने समय के लोगों के लिए लिखी, भाई नहीं, इस कविता के अंदर जो बातें बताई गई है वो आज के लोगों पे भी लागू होंगी और आने वाले 100 साल 200 साल और भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी वही बातें लागू, क्योंकि भाई लाइफ के अंदर दुख तो सबके अंदर होता है, दुख हम सब मनाते हैं ना, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे अंदर भावनाएं भी है, फीलिंग्स है, और फीलिंग्स होने के कारण कहीं ना कहीं हम दुख मनाते रहते हैं, है ना, दुख चीजों को लेकर परेशान रहते हैं। तो ये कविता कहीं ना कहीं आने वाले हर काल के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मान्य रहेगी। ठीक है, हर काल के लोग इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसकी जो अंदर बातें बताई गई उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीवन को सरल और संतुलित बनाने की शिक्षा, तो कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस और सिंपल लाइफ को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम इन्होंने इस कविता के अंदर किया है। ठीक है, ये यहीं पे यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य अगर वर्तमान में जीना सीख ले तो उसका जीवन कहीं ना कहीं अधिक शांत और सुखी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं उन्हें पास्ट में जीते हैं या फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने में लग जाते हैं, बट अपना जो प्रेजेंट है उसका उस पे वो कभी ध्यान देते ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उसका रोना धोना लगाए रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने सिर्फ फ्यूचर पे काम करने लगाते हैं, मैं अपने फ्यूचर में ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। तो जो उनका प्रेजेंट है भाई उस पे काम उन्हें करना पड़ेगा ना, अगर वो अपने प्रेजेंट पे काम करेंगे तो उनका फ्यूचर सुधरेगा, बट वो अपने प्रेजेंट पे काम कर ही नहीं रहे हैं तो उनका फ्यूचर कहाँ से सुधरेगा, फ्यूचर नहीं सुधरेगा तो फिर वही टेंशन और फिर वही टेंशन, वही पास्ट की भाई टेंशन में आ जाती है बंदा कि भाई फिर वही टेंशन लेने लग जाता है, फिर वो परेशान होने लग जाता है। ठीक है, लास्ट में भाई आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई जो उनको परिणाम कविता है उस कविता के अंदर भाई मेनली बताया क्या गया है उस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई ऐसे पूछा जाता है कि उनको परिणाम कविता का सार लिखिए। सार का मतलब समरी होता है, मेनली उस कविता के अंदर क्या चीजें बताई गई है वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है भाई, आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई कवि का परिचय देख लेते हैं, कविता है किसकी। तो ये कविता किसकी है भाई, नागार्जुन की है। ठीक है, नागार्जुन जो है भाई हिंदी साहित्य के बहुत ज्यादा फेमस कवि माने जाते हैं, एक जनवादी कवि माने जाते हैं। जनवादी कवि का मतलब होता है जनता के लोकप्रिय कवि एक तरीके से। ठीक है, इनका असली नाम जो था भाई वो वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म कब कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भाई 1911 में। कहाँ पे हुआ था, तरोनी में हुआ था। ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। वे हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में कहीं ना कहीं लिखते थे। ठीक है, मैथिली में उन्हें कहीं ना कहीं यात्री नाम से जाना जाता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज याद रखना। ठीक है, नागार्जुन की कविताओं में कहीं ना कहीं समाज, राजनीति, किसानों और आम लोगों के जीवन की जो समस्याएं थी उसकी रियलिटी, उसका यथार्थ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी भाषा काफी सरल थी, काफी प्रभावशाली थी और जन सामान्य के करीब, मतलब जनता को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद आती थी इनकी रचनाएं। इन्हें कहीं ना इसीलिए कहीं ना इन्हें जनवादी कवि भी माना जाता था। ठीक है, इनकी कविताओं में इनके कुछ उपन्यास, कुछ निबंध है और भी सारी कुछ कविताएं भी देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, इनकी कुछ फेमस रचना जैसे कि भाई पत्रहीन, नग्न, गाछ, युगधारा, ये कुछ उनकी फेमस रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, इनका निधन जो हुआ था 1998 में हुआ था, 1998 में कहीं ना कहीं हुआ था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कवि का परिचय दे दिया है। अब हम भाई अपनी उनको परिणाम कविता देख लेते हैं एक बार। मैंने भाई इस कविता की लाइन टू लाइन व्याख्या भी यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, सबसे पहली लाइन आती है भाई, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। भाई देखो यहाँ पे कवि किन लोगों को प्रणाम कर रहा है, तो यहाँ पे कवि जो है भाई वो उन लोगों को प्रणाम करने की बात कर रहा है जो अपनी लाइफ में अपना जो लाइफ का उनका गोल था उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस गोल को पूरा वो नहीं कर पाते हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं ईमानदारी से कहीं ना कहीं मेहनत करी, प्रयास करा। ठीक है, क्योंकि मेहनत करना पहले जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हमने एक अपनी लाइफ में गोल सेट कर लिया और उसके लिए कभी हमने कुछ करा ही नहीं तो बेकार है। बट अगर भाई मैंने अपना गोल सेट करा, मैंने उसके लिए प्रॉपर मेहनत करी, उसके बावजूद अगर वो नहीं मिला तो बात अलग है, बट मैंने कहीं ना कहीं मेहनत करी, तो कभी ना कहीं कभी जो है ऐसे ही लोगों को प्रणाम करने की बात यहाँ पे करता है जो अपने लाइफ में अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते, बट उसके लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत जो है वो ईमानदारी से करी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कभी यहाँ पे प्रणाम करने की बात वो करता है। नेक्स्ट पंक्ति आती है भाई हमारी, कुछ कुंठित ओ कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त कुणीर हुए। भाई देखो अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है,
तो भाई देखो यहाँ पे कभी उन वीरों की बात कर रहा है जिनके प्रयास किसी कारण से कहीं ना कहीं क्या नहीं हुए, सफल नहीं हो पाए, मतलब उन्होंने मेहनत तो करी बट हो सकता है भाई किसी कारणवश से उनके जो उन्होंने प्रयास करे, जो कोशिश करी, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं किसी कारण से भाई अपने लक्ष्य से भटक गए, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, क्योंकि कभी कभार क्या होता है लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिस कारण से हमें भाई वो रास्ता छोड़ना पड़ता है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके कारण से वो लोग अपनी काम से भटक गए, है ना। तो ऐसे में यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि युद्ध समाप्त होने से पहले ही उनके तर्कश यानी कि तीर, जो आपने पता है रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्तुणी हुए, मतलब लक्ष्य से प्राप्त करने से पहले ही कहीं ना कहीं लाइफ से या फिर अपने किसी कारणवश किसी सिचुएशन के कारण अपनी गोल से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ठीक है, तो कभी कहीं ना कहीं यहाँ पर उन लोगों को भी प्रणाम करने का काम जो है वो करता है। फिर आता है भाई जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को दीद पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार। अब यहाँ पे कवि क्या कहता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कवि भाई कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई बहुत, जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बट छोटे छोटे कम कम रिसोर्सेज के साथ भी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करने का काम करते हैं, अपने बड़ी बड़ी लाइफ में जो उन्होंने गोल सेट करे उनको पूरा करने का काम करते हैं। वो उस गोल को प्राप्त कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं थे भाई, है ना। तो रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने गोलों को, अपने सपनों को कहीं ना कहीं कभी कभार पूरा ही नहीं कर पाते, और अपने मन की मन में ही रहने देते हैं कि भैया अब ये करना था, ये करना था, वो चाहते तो थे ये करना था, वो करना था, ये करना था, बट उनके पास उतने रिसोर्स नहीं थे, उनके पास उतने साधन ही नहीं थे, संसाधन ही नहीं थे, जिस कारण से उनके मन की मन में रहती है। जैसे हम लोग भी होते हैं, हमारे मन में कई बार होते हैं ये करना है, वो करना है, बट हमें पता है हमारा बैकग्राउंड ऐसा है तो हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हम अपनी वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मन की मन में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो कभी यहाँ पर ऐसे लोगों को प्रणाम करने की बात यहाँ पर करता है, जो उच्च शिखर की और बड़े रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ना ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, तो कभी यहाँ पर ये बताता है कि कुछ लोग जीवन में ऊंचे आदर्शों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, उनके मन में कहीं ना कहीं उत्साह और साहस था। स्टार्टिंग में तो सबके मन में होता है, जब शुरू शुरू में कोई काम करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग में हमारे मन में बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत ज्यादा मजा आता है हमें करने में, बट धीरे धीरे जब हमें लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलता है, मेहनत देखने को मिलती है, हम परेशान होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को, अपनी गोल को कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और वहां से भटक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो कभी यहाँ पर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रणाम करने का काम करता है। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके इतने आएंगे के दाव चले। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहीं ना कहीं यहाँ पे उन लोगों की बात करता है जो अकेले बिना साधनों के कई बड़े कार्य करने के लिए निकल जाते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए, अकेले सब कुछ कर लेंगे। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं रास्ते में, उनके लिए भाई कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाएं मिली, बहुत ज्यादा कठिनाइयां मिली, लगातार समस्या के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। लाइफ में कई बार ऐसी आ जाती है सिचुएशन, बहुत सारी समस्या आ जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, हमारा उस पर जोर नहीं होता। तो ऐसे में कभी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बदनाम करने का काम जो है वो करता है। कृत नहीं जो हो पाए, प्रस्तुत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। अब कभी यहाँ पे क्या करता है भाई, तो कभी यहाँ पर उन लोगों को संकेत करता है जिन्होंने कहीं ना कहीं देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं अपने प्राण तक दे दिए। जैसे हमारे क्रांतिकारी लोग थे, है ना, उन्होंने क्या करा, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं प्राण तक देते, अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की भी कहीं ना कहीं उन्होंने परवाह तक नहीं करी अपने देश के लिए। तो कभी न कभी कहीं ना कहीं ऐसे बलिदानी लोगों को भी याद करते हुए उनको प्रणाम करने का काम जो है वो करता है। कि उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखद हुआ था, जन्म काल में सिंह लग्न पर उसमें ही देहांत हुआ था। अब यहाँ पे कभी क्या करें, तो भाई कभी यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत परिश्रमी और साधनशील मानते हैं, मतलब बहुत तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, है ना, उनके जीवन में महान बनने की क्षमता आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण से, कुछ दुर्भाग्य की वजह से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का अंत जो है बहुत ही खराब जो है वो होता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनती बनेंगे, बहुत कुछ बड़ा काम करेंगे, बट कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि उनकी लाइफ उस तरीके से उन्हें नहीं लेके जाती जिस तरीके से उन्हें जाना चाहिए था। ठीक है, तो कभी यहाँ पर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रणाम करने का काम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई हमारा हठ व्रत को दृढ़ साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर नित्य बंधी जीवन ने जिनका उनका कर दिया अंत। अब यहाँ पे क्या व्याख्या करते हैं भाई, देखो इस भाग में कभी कहने की उन लोगों को याद करता है जो दृढ़ निश्चय, साहस और संकल्प के प्रतीक थे, वे अपने लक्ष्य के लिए अड़िग थे कि भैया मैं अपना काम करके ही रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य ने या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके कारण से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ उस तरीके से नहीं चली और अपने गोल को उस तरीके से प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं कभी जैसा सम्मान देने की बात जो है वो करता है। जिनकी सेवा या तुल्य पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर। कभी यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो महान कार्य करते थे लेकिन वो प्रसिद्धि या प्रचार से दूर रहते थे। मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो मतलब अच्छे काम करते हैं, बट वो उतना उनके बारे में कुछ जानता नहीं होता, ना क्यों नहीं जानते, क्योंकि अपना प्रचार प्रसार ऐसा कुछ खास नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कभी ऐसे लोगों की बात करता है, उनकी सेवाएं अनमोल थी, फिर भी परिस्थितियों के कारण, सिचुएशन के कारण उनके सपने में कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। ऐसे निस्वार्थ सेवकों को भी कहीं ना कहीं कवि जो है यहाँ पे प्रणाम करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, ये मैंने भाई लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या यहाँ पर देख ली है। अब उनको प्रणाम कविता की मूल संवेदना क्या, हमें मेनली इसमें क्या देखने को मिला है, क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भी संघर्षशील व्यक्ति के प्रति
कवि का सम्मान। तो कवि यहाँ पर हमें मेनली क्या करते हुए देखने को मिला, ऐसे व्यक्ति जो मेहनती थे, जो संघर्षशील थे, जो अपनी लाइफ में गोल अपने पूरे नहीं कर पाए, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कवि क्या करता है, रिस्पेक्ट देने की बात करता है, सम्मान देने का बात जो है वो यहाँ पर करता है कि हमें ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान जो है वो करना चाहिए। ठीक है, कवि का यही मानना है कि भाई लाइफ में कहीं ना कहीं कठिनाइयां जो हो गई, जो बाधाएं होती हैं, ये सब हर व्यक्ति की लाइफ में आती, मतलब हर व्यक्ति की लाइफ में सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है, बल्कि इसका पेशेंस के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ कहीं ना कहीं सामना करना चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं हमें सामना जो है वो करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारा कवि है ना, वो कहीं ना कहीं प्रणाम करने की बात जो है वो करता है। इसके अलावा आता है भाई कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस। भाई लाइफ में कई बार हमारी बहुत टफ सिचुएशन आती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें कहीं ना कहीं धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और साहस रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टफ सिचुएशन भाई हर किसी की लाइफ में आती है, ऐसे में इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हमें सामना करना चाहिए, पेशेंस रखकर और साहस रखकर। ठीक है, संयम और धैर्य रखेंगे तो ही हम अपने लाइफ में अच्छा काम जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आता है भाई कर्म और प्रयास का महत्व। तो कभी कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्म की बात करते हैं कि हमें अपना कर्म जो है वो जरूर करना चाहिए, प्रयास हमें निरंतर प्रयास भी करते रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम एक प्रयास करते हैं, हमारी चीज हमें नहीं मिल पाती, हम सक्सेस नहीं होते उस चीज में, बट हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूस होना चाहिए, हमें डेली कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो करते रहना चाहिए उस चीज को लेकर, तो हम एक दिन जरूर उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर आता है भाई असफलता से सीखने की प्रेरणा। तो कभी यहाँ पे भाई क्या बताता है हमें कि हम जब लाइफ में असफल हो जाते हैं, किसी चीज में असफल हो जाते हैं, उससे हमें गलतियां सीखनी चाहिए कि हमने क्या गलती की, क्या गलत चीजें करी जिस कारण से हम असफल हुए। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं अपनी असफलताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए और सीखना चाहिए। समाज के लिए प्रेरणादायक व्यक्तित्व। तो कहीं ना कहीं कभी हमें बताता है, हमें समाज में, सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना चाहिए जो हमसे लोग मोटिवेशन ले, प्रेरणा ले। ठीक है, ऐसा हमें बनना चाहिए कि दूसरे लोग हमसे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले। ठीक है, फिर आता है भाई आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का महत्व। तो कहीं ना कहीं कभी यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, दृढ़ निश्चय हो किसी चीज को करने का, तो हम वो चीज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मनुष्य को भाई सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए उसे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास रखना चाहिए और दृढ़ निश्चय, एक मजबूत निश्चय रखना चाहिए, भैया मेरे को ये काम करना ही करना है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति ऐसे रखेगा दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास, तो वो अपना उद्देश्य जो है वो अपनी लाइफ के अंदर प्राप्त जो है वो कर सकता है। भाई कठिनाइयां उसकी लाइफ में आएंगी, हर किसी की लाइफ में कठिनाइयां आती है, हर किसी की लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, तो ऐसे में उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भाई दृढ़ निश्चय रखना चाहिए अपने काम को लेके, और आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम उस काम को कर सकते हैं, तभी हम वो काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, मानवीय मूल्यों की स्थापना। देखो, इस कविता की मूल संवेदना केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। संघर्ष करने वाले लोग अक्सर ईमानदारी, मेहनत और समर्पण जैसे गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भाई ज्यादातर जो भाई अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर हमें ईमानदारी देखने को मिलेगी, मेहनत देखने को मिलेगा, समर्पण, इस तरह के गुण हमें देखने को मिलेंगे कि उनकी लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, उनके जीवन से सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को पालन करते हुए सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने हमारी लाइफ में जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारे काम है, जो भी हमारे कर्तव्य है, उनका तो पालन करना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में सच्चा व्यक्ति बनना चाहिए। ठीक है, एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए, मेहनती व्यक्ति बनना चाहिए, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा। तो कहीं ना कहीं कविता के अंदर लाइफ में हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे सिचुएशन अच्छी हो, चाहे सिचुएशन खराब हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें निरंतर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। हमें कहीं पे भी एक जगह स्टक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जगह कहीं पे भी हम स्टक नहीं होना, हमें अपनी लाइफ में हमेशा आगे जो है वो बढ़ते रहना चाहिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नागार्जुन के साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषता मतलब कैसे कविता, उनकी उस विशेषता के बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहला आता है जनवादी दृष्टिकोण। तो कहीं ना कहीं ये कि जनवादी कवि, तो जनवादी कवि का मैंने मतलब को पता है, जनता में काफी लोकप्रिय कविता है। इस तरह की समाज की रियलिटी के बारे में बताया जाता है, सोसाइटी की रियलिटी के बारे में बताया करते हैं, जनता के बीच में क्या चल रहा है उस तरह की चीजों को बताने का काम करते थे, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये जनता के अंदर काफी ज्यादा फेमस माने जाते थे। ठीक है, इसके अलावा आता है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कविताओं के अंदर, रचनाओं के अंदर कहीं ना कहीं सोसाइटी की रियलिटी दिखाई, जो राजनीतिक रियलिटी है उसको कहीं ना कहीं दिखाने का काम इन्होंने करा, है ना। जैसे असमानता की बात करी समाज में जो चल रही है, भ्रष्टाचार की बात करी, शोषण का विरोध करा इन्होंने। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने समाज की, सोसाइटी की क्या रियलिटी है, पॉलिटिक्स की क्या रियलिटी चल रही है, राजनीति की क्या रियलिटी चल रही है, इन सभी तरह के टॉपिक्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़े, मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पे इन्होंने बताने का काम जो है वो करा। इन सभी चीजों के खिलाफ इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आवाज जो है वो उठाई है। इसके अलावा यथार्थवाद, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कविता के अंदर वास्तविकता को दिखाया कि वास्तविकता में क्या चल रहा है सोसाइटी में, वास्तविकता में पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, ये गरीबी हो गई, संघर्ष हो गया, ग्रामीण जीवन हो गया, प्राकृतिक चीजें हो गई, है ना। तो मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं एक रियलिटी को कहीं ना कहीं दिखाने का काम करा अपनी कविताओं के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने काफी बहुत नॉर्मल, जो सरल भाषा होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, उस तरह की भाषा का यूज करा अपनी रचनाओं के अंदर, है ना। आम बोलचाल की जो भाषा होती है, उस तरह की कहीं ना कहीं भाषाओं का यूज करा अपनी कविताओं के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर। इसके अलावा व्यंग की तीक्ष्णता, तो व्यंग मतलब मजाकिया वे में इन्होंने कहीं ना कहीं, कॉमेडी वे में, मजाकिया वे में इन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुरीतियों पर, जो गलत चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, जो राजनीतिक पाखंड है, जो अन्याय है, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने व्यंग्यात्मक तौर पर, मतलब मजाकिया वे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी है, जिससे किसी को बुरा भी ना लगे जल्दी, और जो समाज की रियलिटी वो भी समाज में
दिख जाए। इसके अलावा प्राकृतिक चित्रण, तो देखो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं हमें प्रकृति का सुंदर और एक जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने कहीं ना कहीं प्रकृति के सौंदर्य के बारे में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जो बताया अपनी कविताओं के अंदर। इसके अलावा बहुभाषी प्रतिभा, तो कहीं ना कहीं जो नागार्जुन थे वो हिंदी के साथ साथ मैथिली और संस्कृत में भी कहीं ना कहीं विद्वान थे। उनकी कविता हमें भाई मैथिली के अंदर भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारी भाषाओं को जानते थे एक तरीके से, ये समझना आपके यहाँ पे बस, ठीक है। इसके अलावा मानवीय संवेदना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं, जो मानवीय संवेदनाएं थी उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से लिखा, जैसे दुख हो गया, प्रेम हो गया, संघर्ष हो गया, आशा हो गई, इस तरह के कहीं ना कहीं उन्होंने टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी है। तो बस भाई लास्ट में एक निष्कर्ष ऐड कर देना, कंक्लूजन ऐड कर देना, फिर वो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। हमारा जो छठा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में हमसे भाई सूरदास जी की जो कविता है उसमें कृष्ण लीलाओं की क्या विशेषताएं थी। मतलब जो सूरदास की हमें कविता देखने को मिलती है उसमें जो उन्होंने कृष्ण जी के बारे में बताया उसकी क्या विशेषता है, तो उस विशेषताओं को मैं एक्सप्लेन करना अपने छठे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। सूरदास भाई देखो बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं भगवान कृष्ण के, ठीक है भाई। भक्ति काल के एक बहुत फेमस कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। वे कृष्ण भक्त थे काफी, और मतलब सगुण भक्त थे। सगुण मतलब आपको पता ही भाई, भक्ति को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सगुण भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति में जिसमें निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, सगुण भक्ति में साकार ईश्वर की पूजा की जाती है, ठीक है। कृष्ण भगवान कैसे थे, साकार ईश्वर थे, है ना। तो जो हमारी सूरदास जी थे सगुण भक्ति वाले थे, ठीक है। सगुण भक्ति धारा के एक बहुत महान संत जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को, रास लीलाओं को, उनके दिव्य स्वरूप को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है लोगों के सामने, ठीक है। उनकी कविताएं भक्ति, प्रेम, वात्सल्य रस से कहीं ना कहीं परिपूर्ण थी, ठीक है। सूरदास का जो जन्म हुआ था भाई कब हुआ था, 1478 के आसपास माना जाता है। उनके जन्म स्थान के बारे में कहीं ना कहीं लोगों के पीछे मतभेद रहता है, मतलब जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार, उनके बीच में कई बार मतभेद रहते हैं कि कुछ कहते हैं कि भाई इनका जन्म यहाँ हुआ था, कुछ कहते हैं कि जन्म यहाँ पे हुआ था। बट जो मेनली फेमस है वो यही वाला सीही, ठीक है। सीही कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। उनका जन्म स्थान यही माना जाता है। बचपन से ही वे कहते हैं नेत्रहीन थे, मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता था, ठीक है। सूरदास बाद में कहीं ना कहीं वल्लभाचार्य के शिष्य बने और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार जो है किया था, ठीक है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कहाँ पे बताया था, वृंदावन और मथुरा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो मिली बीती, ठीक है। उनका निधन कब हुआ, तो 1533 में उनका जो निधन है वो माना जाता है कि इस समय उनका निधन जो है वो हो गया था। ये इनका परिचय था भाई। अब सूरदास जी की रचनाएं देख लेते हैं पहले, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। एक महान कवि तो थे ही। सबसे पहले इनकी रचना थी भाई सूरसागर, इसके अलावा सुरसरावली, फिर आता है साहित्य लहरी। ये इनकी तीन फेमस रचनाएं। सबसे पहले सूरसागर देख लेते हैं। सूरसागर इनकी सबसे फेमस रचना मानी जाती है। इसके अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन जो है वो किया है, ठीक है। वो भी कृष्ण जी की बाल लीलाएं हो गई, गोपियों के साथ रासलीला हो गई, यशोदा माता के साथ वात्सल्य हो गया, है ना। ब्रज के जीवन का बहुत अच्छे तरीके से, ब्रज की जो लाइफ थी उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट करा अपनी इस रचना के अंदर, ठीक है। इस ग्रंथ के अंदर हमें भाई बहुत सारे पद देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं भक्ति, प्रेम, इस तरह की भावनाओं को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट जो है वो किया गया है, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है भाई सुरसरावली। सुरसरावली में कहीं ना कहीं भाई उन्होंने एक दार्शनिक और एक भक्तिपूर्ण रचना जो है मानी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं फिलोसफिकल बातें जो है, दर्शन से रिलेटेड जो बातें होती है, जो भक्ति से रिलेटेड बातें होती है, उस तरह की बातों को कहीं ना कहीं इन्होंने सुरसरावली के अंदर लिखा है, ठीक है। इसमें इन्होंने भाई सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो गई, भगवान की महिमा के बारे में, है ना, भक्ति के इंपॉर्टेंस के बारे में, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में कहीं उन्होंने बताया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं भक्ति को लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी बताया, इस तरीके मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया हमारी लाइफ के अंदर भक्ति, ठीक है। फिर आता है भाई साहित्य लहरी। तो देखो साहित्य लहरी सूरदास की एक छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति मानी जाती है। इसमें इसमें काव्य शास्त्र और अलंकारों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में कहीं कवि ने काव्यों के विभिन्न रूपों और सौंदर्य को सरल भाषा में कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने का काम करा है। इसमें भक्ति के साथ साथ साहित्यिक ज्ञान भी मिलता है, ठीक है। साहित्य के बारे में कहीं ना कहीं इन्होंने बताया मिली साहित्य लहरी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई अपना, सूरदास की कविता में कृष्ण लीला की विशेषता है। सबसे पहले आता है भाई बाल लीला का मनोहरी वर्णन। तो देखो जो सूरदास की हमें रचना देखने को मिलती हैं, ठीक है, उन रचनाओं के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो बचपन की लीला है, बचपन की लीला मतलब उन्होंने बचपन उनका कैसा था, बचपन कैसा बीता उनका, है ना, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है अपनी रचना के अंदर, ठीक है। माखन चोरी करना, ग्वालों के साथ खेलना, यशोदा माता से शरारत करना, इस तरह के जो प्रसंग, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है भाई इनकी रचनाओं के अंदर, ठीक है। उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, ठीक है। फिर आता है वात्सल्य रस की प्रधानता। वात्सल्य रस मतलब एक माता और अपने बच्चे का जो एक संबंध होता है, उस तरह के संबंध को ना कि वात्सल्य रस के अंदर देखा जाता है, ठीक है। एक भक्त और जैसे भगवान और एक भक्त के बीच संबंध होता है, उसी तरीके से माता और एक बच्चे के बीच में जो संबंध होता है उसी को कहीं ना कहीं वात्सल्य रस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो यशोदा माता जी का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम था, जो चिंता थी, जो ममता थी, उसको कहीं ना कहीं कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सूरदास जी ने अपनी रचनाओं के अंदर बताया, ठीक है। कृष्ण जी की जो बाल लीला है उनके माध्यम से कहीं ना कहीं माँ से बेटे का जो स्नेह है, मतलब उस चीज को कहीं ना कहीं दिखाया गया है उनकी रचनाओं के अंदर। अब आता है भक्ति भावना की गहराई। और देखो सूरदास की कविता में जो कृष्ण जी हैं वो एक पात्र नहीं है बल्कि भगवान के रूप में दिखाए गए हैं, ठीक है।
कवि ने उनकी लीलाओं का वर्णन गहरी भक्ति भावना के साथ किया। मतलब कवि जो है हमारे सूरदास जी वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उनके प्रति समर्पण, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है वो किया है। ब्रज संस्कृति का सजीव चित्रण तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर जो ब्रज जहाँ पे भाई रहा करते थे वहां का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से बताने का काम करा। वहाँ पे वो लोग कैसे रहा करते थे, ब्रज भूमि के बारे में, ब्रज भूमि की महिमा के बारे में, है ना, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, है ना, वहाँ पर लोग कैसे रहा करते थे, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं उन्होंने बताने का काम जो है वो किया है। ठीक है, गाय चराना, ग्वालों का खेलना, यमुना तट का वातावरण, वन का उपवन, है ना, गोपियों का जीवन, इस सभी तरह की चीजों को कहीं ना कहीं उन्होंने बताने का काम करा अपनी अपनी रचनाओं के अंदर। ठीक है, गोपियों के साथ प्रेम और रासलीला कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण जी का भाई जो गोपियों अपनी गोपियों के साथ जो प्रेम था, है ना, उन सारी चीजों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने बताने का काम करा है ना। रासलीला के जो प्रसंग है वो सारी चीजें भी हमें इन्हीं की रचनाओं के माध्यम से पता लगती है। जो गोपियां थी भाई वो किस भगवान कृष्ण के प्रति अपना पूरा समर्पण रखा करती थी, प्रेम भक्ति के बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर बताने का काम जो है वो किया है। इसके अलावा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण, तो भाई सूरदास जी ने भाई कृष्ण लीला में मानवीय भावनाओं को कहना कि बहुत अच्छे तरीके से दिखाने का काम जो वो किया है। ठीक है, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, करुणा हो गई, विरह हो गया, आनंद हो गया, इस तरह की सारी भावनाएं हमें इनकी कविताओं के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इन्हीं भावनाओं के कारण क्या होता है भाई, कविता अत्यंत क्या हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, लोगों को कहने की पसंद आने लग जाती है। ठीक है, पाठक जो ऑडियंस होती है पढ़ने के बाद उसको कहने की अपने आप से कनेक्ट करने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा चित्रात्मक और सजीवता, तो भाई सूरदास की कविताएं वर्णन शैली इस तरीके से ऐसा लगता है कि मतलब हमारी आंखों के सामने इमेजिनेशन चल रही है। जैसे उनकी कविता उन्होंने इस तरीके से लिखी गई है कि हम उसे अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही चल रही है। ठीक है, तो इस तरह की ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है इनकी कविताओं की। ठीक है, फिर आता है सरल और मधुर भाषा का प्रयोग, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी भाषा काफी सरल भाषा का यूज करा है, काफी सिंपल लैंग्वेज का यूज करा, काफी मधुर भाषा का कहीं ना कहीं यूज करा अपनी कविताओं के अंदर। इस भाषा में कहीं ना कहीं संगीतात्मकता और कोमलता हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सूरदास का साहित्यिक योगदान क्या है। साहित्य में कहीं ना कहीं उन्होंने क्या योगदान दिया, उस योगदान को हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले आते हैं कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार। भाई देखो सूरदास जी भाई कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, तो ऐसे में भाई कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम सबसे ज्यादा किसको जाता है, तो भाई सूरदास जी को ही जाता है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही व्यापक स्तर पर कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार जो है वो किया है। ठीक है भाई, ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है। फिर आता है वात्सल्य रस का डेवलपमेंट। भाई देखो वात्सल्य रस का कहीं ना कहीं विकास करने का काम भी किसका जाता है, तो भाई सूरदास जी का जाता है। इन्होंने भाई माता यशोदा और पुत्र श्री कृष्ण भगवान के बीच जो संबंध दिखाया है ना, जो प्रेम संबंध दिखाया, मतलब जो अपने बच्चे से अपनी माता का जो संबंध, प्रेम संबंध है, उसको जो दिखाया, तो वो किस तरह का रस होता है, वात्सल्य रस होता है। ठीक है, वात्सल्य मतलब माता बच्चे का जो संबंध होता है उसी का वात्सल्य रस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसका भी विकास करने का काम किसको जाता है, तो सूरदास जी को जाता है। इसके अलावा ब्रज भाषा का साहित्य विकास, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रचनाएं किसमें लिखी, ब्रज भाषा में लिखी जाता है। अब उसका भी इन्होंने कहीं ना कहीं विकास करने का काम करा। अब इन्होंने अपनी रचना ब्रज भाषा में लिखी, लोगों ने रचना ब्रज भाषा में पढ़ी, इससे क्या हो, ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार भी और उसका कहीं ना कहीं विकास भी होता हमें देखने को मिल जाता है। लोगों तक कहीं ना कहीं नई भाषा पहुंची, ब्रज भाषा जो है आसानी तक नए नए लोगों तक पहुंची। फिर आता है ब्रज संस्कृति का सजीव चित्रण, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ब्रज की जो संस्कृति, ब्रज का जो कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का काम करा, है ना। उसको भी इस तरीके से उन्होंने लिखा कि लोगों को ऐसा लगता है कि रियलिटी में उनके सामने ही चल रहा है सब कुछ, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रज की संस्कृति का, ब्रज के कल्चर का कहीं ना कहीं लोगों तक प्रेजेंट करने का काम जो है वो किया है। इसके अलावा भावनात्मक और संवेदनशीलता, तो देखो सूरदास की जो हमें कविताएं देखने को मिलती है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भावपूर्ण होती है, उसके अंदर बहुत सारे मीनिंग हमें देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी हमें फीलिंग्स देखने को मिल जाती है। उनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति, करुणा, विरह, आनंद, इस तरह के अलग तरह की जो भावना है वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली ढंग से कहीं ना कहीं प्रस्तुत की गई है। ठीक है, उनकी कविताओं में, उनकी कविता पढ़ते समय समय पाठक के मन में कहीं ना कहीं गहरी भावनात्मकता की अनुभूति होने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा आता है भाई काव्य में चित्रात्मक और सजीवता, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इनके जो काव्य हैं, जिनकी रचनाएं हैं, उसके अंदर इस तरीके से लिखा गया उन्होंने कि ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है, ऐसा लगने लग जाता है। ठीक है, उनके जो शब्द हैं इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं लिखे हैं। जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई जो कृष्ण जी की बाल लीला है वो हमारी आंखों के सामने ही चल रही है। ठीक है, जो ब्रज के बारे में उन्होंने लगा, ऐसा लगेगा कि ब्रज हमारे सामने ही आ गया है ना। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। भक्तिकालीन साहित्य को समृद्ध बनाना, कहीं ना कहीं जब भक्तिकाल का टाइम पीरियड चल रहा था उस काल में जो चीजें लिखी गई उसको भी समृद्ध बनाने का काम करा, मतलब उसको भी कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम करा इन्होंने। इसके अलावा जन सामान्य भक्ति का प्रसार, तो मतलब आम जनता में जो लोकल लोग है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम इन्होंने जो है वो किया है। ठीक है, नॉर्मल जनता तक उनको कहीं ना कहीं, नॉर्मल जनता तक भी कहीं ना कहीं भक्ति पहुंचाने का काम इन्होंने करा है अपने साहित्य के माध्यम से। लास्ट में एक निष्कर्ष ऐड कर देना, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर में भाई एक कविता दी गई है, रईसों के सपूत। इस कविता की समरी लिखनी है। ये गलती से प्रतिपाद लिख गया, इसका मतलब प्रतिपाद होता है। ठीक है, तो प्रतिपाद का सिंपल मतलब होता है सार या फिर समरी। तो ये जो कविता है इसकी क्या समरी है, क्या सार है, वो चीज हमें एक्सप्लेन करनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे ही पूछे आपको भाई सारी चीजें बता रही, जब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन मतलब अलग तरीके से कैसे पूछा रहा है कि रईसों के सब कुछ कविता में व्यक्त विचारों को एक्सप्लेन करो, मतलब इस कविता के अंदर हमें क्या चीज बताई गई है, क्या चीजें बताई गई है, वही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को
समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कविता है किसकी। तो ये जो कविता है भाई ये है मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। इनकी कविता है, तो सबसे पहले हमें कवि के बारे में पता होना चाहिए, कवि का परिचय हमें होना चाहिए। तो भाई देखो जो मैथिली शरण गुप्त है ना, वो हिंदी साहित्य की बहुत ही जाने माने कवि जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था भाई 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको मेनली पता होना चाहिए कवि के बारे में। उनके जो पिता थे उनका नाम था रामचरण गुप्त, और वो भी कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी रहे थे। इसी कारण से कहीं ना कहीं बचपन से ही उनका भी साहित्य के प्रति, लिटरेचर के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बड़ा था। जो हमें मेनली भाई गुप्त जी की कविताएं देखने को मिलती है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें भाई देशभक्ति से रिलेटेड मुद्दे, सामाजिक सुधार से रिलेटेड मुद्दे, नारी सम्मान से रिलेटेड मुद्दे, है ना, नैतिक मूल्य से रिलेटेड मुद्दे, ऐसे मैसेज, ऐसे मुद्दे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं इनकी कविताओं के अंदर। इनकी जो भाषा हुआ करती थी वो काफी सरल हुआ करती थी, काफी सहज हुआ करती थी, और मेनली हमें भाई खड़ी बोली का यूज होता हुआ देखने को मिलता है इनकी कविता के अंदर। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि भारत भारती हो गई, साकेत हो गई, पंचवटी हो गई, जयद्रथ वध हो गया, यशोधरा हो गई, ये कुछ इनकी फेमस रचनाएं हैं। और इन्हें भाई राष्ट्र कवि भी कहा जाता था, मैंने आपको बताया था। इन्हें भाई कहीं ना कहीं राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा भाई वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और इनका जो निधन हुआ था भाई 12 दिसंबर 1964 को इनका निधन जो है वो हो गया था। बट आज भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये मैंने आपको बस कवि का इंट्रोडक्शन दिया है, कवि के बारे में बेसिक चीजें आपको यहाँ पर बता दी है। अब हम भाई मेनली अपनी क्वेश्चन में जब हमसे पूछा गया था रईसों के सपूत कविता का प्रतिपाद्य या फिर इसका सार क्या है, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रईसों के सपूत कविता का प्रतिपाद्य। भाई देखो सबसे पहले इस कविता में क्या बताया गया है, रईसों के पुत्रों का आलसी जीवन। और देखो जो कवि हैं वो मेनली हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो रईस होते हैं, रईस मतलब अमीर लोग, रिच लोग, ठीक है। जो रईस लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके जो सपूत मतलब उनके जो पुत्र होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं, वो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। उनका जीवन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आलस भरा होता है। वो लोगों को मतलब ज्यादा काम वाम करने का मन नहीं करता। वो लोग कैसे होते हैं, आलसी लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ज्यादातर जो बेसिक सुविधाएं होती है, बेसिक जरूरतें होती है, वो उन्हें कहीं ना कहीं बचपन से ही मिल जाती है। और सारी सुविधाएं आपको मान लो भाई घर बैठे बैठे मिल रही है, वो कुछ करने को मिल ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी कहीं ना कहीं आलस खाने लग जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कवि जो है वो हमें यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो रईसों के पुत्र होते हैं, अमीरों के पुत्र होते हैं, वो काफी ज्यादा आलसी होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको ज्यादातर सुविधाएं जो है वो बचपन में ही मिल जाती है। अब भाई सेकंड पॉइंट है हमारा धन के कारण उत्पन्न अहंकार। तो कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो रईसों के पुत्र होते हैं, रईसों के बेटे होते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार क्यों आता है भाई, धन के कारण। क्यों, क्योंकि उनको भाई बचपन से ही भाई उन्होंने अमीरी देखी, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत पैसा देखा, जिस कारण से उनको कहीं ना कहीं बचपन से ही बहुत ज्यादा अहंकार जो है वो होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, सारे ऐसो आराम है, और वो काफी पैसे वाले, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अहंकार जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अहंकार जो उनके अंदर आने लग जाता है। और इसी कारण से क्या होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का सम्मान जो है वो नहीं करते हैं। कवि हमें यहाँ पर मेनली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है, अगर उसके अंदर अहंकार हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व जो है कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाता है। वो समाज से, सोसाइटी से कहीं ना कहीं कटने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उसको लगने लग जाता है कि बस मैं ही हूँ और मेरे से ही सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा परिश्रम के महत्व की अनदेखी। देखो कविता के अंदर हमें ये भी चीज देखने को मिलती है कि कविता के अंदर में ये भी चीज देखने को मिलती है कि जो कवि है वो ये बताते हैं कि जो रईसों के पुत्र होते हैं, अमीरों के पुत्र होते हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनती नहीं होते हैं, ना ही वो स्ट्रगल करना चाहते हैं, ना ही वो मेहनत करना चाहते हैं। क्यों, अब भाई एक जाहिर सी बात है, आपको सब कुछ मिला पड़ा है, तो कौन व्यक्ति मेहनत करना चाहे। तो बस कवि यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि अगर व्यक्ति अमीर है, व्यक्ति बहुत ज्यादा रिच है, उसके पुत्र कैसे होंगे, मेहनती नहीं होंगे, स्ट्रगल वो नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, सारी सुविधाएं, सारे रिसोर्सेज जो है वो आराम से मिल जा रहे हैं। इसी कारण से वो लोग मेहनती नहीं होते, संघर्ष भी वो लोग अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। और कभी कहीं ना कहीं इसी चीज की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, इस चीज को गलत बताते हैं, और वो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई परिश्रम, मेहनत और संघर्ष हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई विलासिता और दिखावे की प्रवृत्ति। तो कभी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं, जो रिच लोग होते हैं, रिच लोगों के पुत्र होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा दिखावटी होते हैं। दिखावटी का मतलब यहाँ पे क्या मतलब शो ऑफ करना, एक तरीके से महंगे वस्त्र पहनना, शौक मौज में समय बिताना, या फिर फालतू की चीज, एक तरीके से उन चीजों में कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो लगे रहते हैं। एक तरीके से वो लोग दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर है, ठीक है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं विलासिता पूर्ण मतलब दिखावे की जिंदगी जीने में ज्यादातर बिलीव जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है भाई, वो आता है भाई समाज के प्रति जिम्मेदारी का अभाव। ये जो रईसों के पुत्र होते हैं, ये कैसे होते हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारी का इनके अंदर अभाव होता है। ये सोसाइटी के प्रति उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो हम सबके मतलब हम सभी लोगों की कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां
होती है। बट कवि का ये मानना है कि जो रईसों के पुत्र होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने समाज के प्रति कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सोसाइटी के प्रति अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं निभाते हैं। और कभी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं समाज के विकास में योगदान देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस साधारण लोगों का संघर्षपूर्ण जीवन, कभी यहाँ पर भैया कंपैरिजन करता है साधारण लोगों से, जो भाई एक तरीके से नॉर्मल लोगों से, और रिच लोगों की कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं आपस में, कि जो साधारण लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, या फिर गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, मेहनत करते हैं और काफी मतलब स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाके सक्सेस या फिर एक सफलता जो है वो प्राप्त करते हैं। उनका जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष भरा होता है, और वो सफलता कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी से, अपने परिश्रम से कहीं ना कहीं प्राप्त जो है वो करते हैं। तो कवि इससे हमें यहाँ पे यही बताना चाहता है कि कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ में सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब अच्छे संस्कार का महत्व, तो कवि यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि केवल अगर तुमको पैसा दे दिया जाए, सारे दुनिया के ऐशो आराम दे दिया जाए, तो सिर्फ आप इसी से अच्छे महान अच्छे व्यक्ति या फिर महान व्यक्ति नहीं बनते। आपको महान व्यक्ति बनने के लिए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आप में अच्छे संस्कार का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में अच्छे मैनर्स नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, तो आप कोई अच्छे व्यक्ति फिर महान व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो केवल पैसा ही आपको महान व्यक्ति नहीं बनाता है, महान व्यक्ति बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे संस्कार, अच्छे मैनर्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज यहाँ पर कवि जो है बताते हैं कि जो अमीरों के बच्चे होते हैं, रईसों के पुत्र होते हैं, उनमें अच्छे संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं धन को, मनी को या फिर पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अच्छे संस्कारों के मुकाबले, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट है भाई कविता का मुख्य संदेश का। तो मेनली अब इस कविता के अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो इस कविता के जरिए कहीं ना कहीं कवि जो है भाई वो समाज को, सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भाई ऐशो आराम की जिंदगी है या फिर जो अहंकार है, इससे हम अपनी लाइफ का एक रियल मोटिव जो है वो, एक रियल मोटिव जो है, जो सच्चा उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को या फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेहनती होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए, और अपनी मनी का या फिर अपने धन का हमें सही तरीके से यूज जो है वो करना चाहिए। ये इस मेनली कविता का मेनली मैसेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमने कविता का प्रतिपाद्य देखा है यहाँ पर कि इस कविता के अंदर मेनली में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। वो चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। देखो मैंने रईसों के सपूत जो कविता है इसकी सरल व्याख्या भी यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। ये मैंने भाई पूरी लाइन लिख रखी है और फिर इसकी व्याख्या लिख रखी है। हम एक एक करके सिर्फ व्याख्या व्याख्या देख लेंगे, बाकी आप लाइन यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। अब भाई पहली लाइन में पहली लाइन जो लिखी है उसकी व्याख्या जो कवि करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि कवि कहते हैं कि जब उन्हें बहुत अपने प्रतिष्ठित लोगों की याद आती है, उनके पुत्रों को वो जब देखते हैं, उनके दोस्तों को जब वो देखते हैं, उनके आचरण देखते हैं, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से उनका रहन सहन था, जब उसको देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। अब दुख क्यों होता है, क्योंकि वो पुत्र जो थे उन अमीर लोगों के या फिर प्रतिष्ठित लोगों के, वो कैसे थे, काफी बिगड़े हुए थे, मतलब फालतू की चीजों में लगे पड़े हैं, भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं, इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं वो लोग लगे हुए थे, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, उन्हीं के कुल का क्या हो रहा था, नाश हो रहा था। मतलब ऐसे जो पुत्र होते हैं, जो बिगड़े हुए होते हैं अमीरों के, ऐसे पुत्र कहीं ना कहीं समाज के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, समाज के लिए भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं, और कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब होते हैं, ठीक है। इस लाइन की व्याख्या यहाँ पे लिखी थी। सेकंड जो लाइन आती है वो आती है हमारी, यो तो सभी का बीतता है बाल्यकाल विनोद में, वे किंतु सोते जागते रहते सदा हैं गोद में। अब इस लाइन की क्या व्याख्या कर दी, इस लाइन का क्या मतलब हुआ भाई। देखो कभी यहाँ पर ये बताना चाह रहे कि जैसे तो भाई सभी बच्चों का जो बचपना होता है वो कैसे बीतता है, खेलकूद में बीतता है, आनंद में बीतता है, लेकिन जो अमीरों के पुत्र होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा लाड़ प्यार जो है वो किया जाता है उनके फैमिली द्वारा। और भाई जाहिर सी बात है, ज्यादा लाड़ प्यार किसी को करता हो, जब किसी को भी ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा बिगड़ ही जाता है। तो कभी यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि भाई जो वीरों के पुत्र होते हैं उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं वो लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ज्यादा भाई मेहनत करना नहीं चाहते हैं, उन्हें ना तो भाई ज्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता है, ना कठिनाइयां उनको कभी देखने को मिलती है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं वो लोग बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट आती है लाइन हमारी, इस भांति पलकर प्यार में जब वे सपूत पड़े हुए, उत्पात उनके साथ ही घर में अनेक खड़े हुए। अब इसकी व्याख्या होती है भाई, जब हम ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं क्या होता है, जाहिर सी बात है जब किसी बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो बिगड़ जाता है। इससे कहीं ना कहीं भाई बचपन में ज्यादा लाड़ प्यार किया, अब वो बड़े होकर भाई उनका स्वभाव कैसा हो गया, बिगड़ गया, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना, ठीक है। ऐसा उनका स्वभाव जो है वो हो जाता है। इससे क्या होता है, आगे चल के घर वालों को ही समस्या का सामना करना जो है वो पड़ता है, ठीक है। वो हमें यहाँ से समझ में आता है। फिर आता है भाई, श्रीमान शिक्षा दे उन्हें तो श्रीमती कहती वही, धैर्य न लल्ला को हमारे नौकरी करनी नहीं। अब भाई कभी कभार क्या होता है, जब भाई पेरेंट्स या फिर पापा जब डांटते हैं अपने बच्चों को, तो कभी कभार क्या होता है, माता जो होती है, मम्मी जो होती है, वो क्या करती है, रोक लेती है अपने पिता को ही, मतलब अपने पति को ही, कि मत डांटो इस तरीके से, ठीक है, कि अभी तो बच्चा है, अभी
कौन सी नौकरी करनी है, इस तरीके से कहीं ना कि माताएं जो होते हैं वो रोक लेती है। फिर आता है भाई शिक्षा तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी, लो मूर्खो जीते रहो शक्कर तुम्हारी ही धनी। तब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भाई अमीर लोग होते हैं, फिर अमीर लोगों के जो पुत्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एजुकेशन का, शिक्षा का मजाक उड़ाते हैं कि शिक्षा किसके लिए बनी है, जो कवि है ना भाई, यहाँ पे भाई वो ये कहना चाहते हैं कि जो भाई अमीर लोगों के पुत्र होते हैं वो क्या करते हैं, शिक्षा का मजाक उड़ाते हैं कि जो शिक्षा है केवल उन लोगों के लिए बनी हुई है जो नौकरी करना चाहते हैं। बट भाई उन लोगों पर जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोगों के पुत्र हैं, उनके पास तो पैसा है, वो एजुकेशन का क्या करेंगे, वो शिक्षा क्या क्या करेंगे। तो पढ़ाई वढ़ाई ये जो सब किसके लिए बनी है, सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों के लिए बनी है। और कहीं ना कहीं वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस जो भाई अमीरों के पुत्र थे वो उतनी नहीं समझते हैं और उसे कहीं ना कहीं व्यर्थ समझते हैं। तीर चले मेरे पतंगों से लड़ते हैं कभी, वे दूसरों के व्यर्थ झगड़े मोल लेते हैं कभी। अब कभी यहाँ पे क्या बताते हैं, तो भाई कभी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो रईसों के पुत्र होते हैं, अमीरों के पुत्र होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, फालतू की चीजों में अपना काम, मतलब फालतू की चीजों में लगे पड़े हैं, जिनका कोई उनसे लेन देन भी है, उस चीजों में कहीं ना कहीं कई बार वो पड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों की लड़ाई झगड़ों में अपने मोल ले लेना, है ना, फालतू की चीज करने लग जाना। तो उनकी लाइफ का कोई मोटिव जो है वो नहीं होता, वो खाना पीने की दूसरी फालतू की जो चीजें होती हैं जिसका कोई मोटिव नहीं, जिसको कोई मतलब नहीं, उन चीजों में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। निकल के फिर 10-5 चिड़िया मार लाए हुए, उन्हें बंदूक ले वन जंतु पर बल दिखाना है उन्हें। तब यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो रईसों के पुत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं शिकार खेलना, जंगल में जाना, इन चीजों में भाई लगे रहते हैं ना। वे बंदूक लेकर कहीं ना कहीं पक्षियों को, जानवरों को कहीं ना कहीं मारकर अपनी ताकत दिखाते हैं ना। जो अमीरों के पुत्र होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का साधन होता है कि एंटरटेनमेंट। जानते से पहले के समय तो चलता ही था, जानवरों को मार देना, ये क्या था, एक शिकार करना एक नॉर्मल बात हो जाती थी पहले के समय में, तो लोग करा करते थे ना। तो यही चीजें यहाँ पे कवि जो है बता रहे हैं। आया जहां यौवन उन्हें बस भूत मानो चढ़ गया, जीवन सफल करनर्थ अब उनमें अप्तव्य बढ़ गया। और जब भाई रईसों के पुत्र में कहीं ना कहीं मतलब जवानी आती है, एक तरीके से जब वो युवा अवस्था में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो अहंकार है, उनका जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और अपने लाइफ के सही पर्पस को समझने के बजाय वो और गलत चीजों के अंदर धीरे धीरे पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, वो विलास की जिंदगी, शक्ति प्रदर्शन, इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं वो लोग लग जाते हैं। ठीक है, ये पूरी कविता थी लाइन बाय लाइन, मैंने इसकी आपको यहाँ पे व्याख्या भी दिखा दी है। ठीक है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, बाकी मैंने समझा तो दी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह भाई हमारा मैथिली शरण गुप्त जी की साहित्यिक विशेषताएं क्या थी। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी वो इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाई राष्ट्र चेतना का सशक्त स्वर। तो देखो जो मैथिली शरण जी की कविताएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि भारत भारती हो गई, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, इन्होंने राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर, ज्यादातर अपनी देशभक्ति के ऊपर, इनके ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी ज्यादातर कविताएं, ज्यादातर रचनाएं जो है वो लिखी है। भारत की संस्कृति के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में, है ना, इन चीजों को कहीं ना कहीं उन्होंने बताने का काम करा है अपनी रचनाओं के माध्यम से। हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर क्या चीजें चल रही है, उन चीजों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन करने का काम करा अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो भारत के लोगों के अंदर भाई देशभक्ति की भावना, आत्म गौरव की भावना, स्वतंत्रता की भावना, इन चीजों को जगाने का काम उन्होंने करा अपनी रचनाओं के माध्यम से। सेकंड पॉइंट है भाई सरल और सहज भाषा शैली। भाई जो इनकी रचनाएं देखने को मिलती है उनमें इन्होंने काफी सिंपल लैंग्वेज का यूज करा है, काफी सरल भाषा का यूज कहीं ना कहीं किया है, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। क्योंकि भाई रचनाएं जो है भाई ज्यादा इनकी फेमस इसलिए हो सकी क्योंकि इन्होंने अपनी रचना में आम भाषा का यूज करा, तो जनता को ज्यादा से ज्यादा आपस में कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, इन्होंने अपनी भाई कौन किस भाषा का यूज करा, तो इन्होंने अपनी रचना में खड़ी बोली का यूज इन्होंने करा था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने भाई संस्कृत के भी कुछ वर्डों का यूज करा अपनी रचनाओं के अंदर, बट वो वर्ड काफी सिंपल हुआ करते, काफी सरल हुआ करते थे, जो आसानी से लोगों को समझ में आ सकते थे। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में काफी सरल भाषा में और काफी सहज, काफी इजी वे में इनकी रचनाएं लिखी गई थी, जो आसानी से लोगों को समझ में आ सकती थी। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को चित्रण तो इनकी रचनाओं के अंदर उन्होंने अपने भारत के कल्चर के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत में जो परंपराएं हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो किया है। ठीक है, भारत की धार्मिक आस्थाओं के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करा अपनी रचनाओं के अंदर। ठीक है, उनके साहित्य के अंदर में भाई रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इस तरह की कथाओं का भी भाई कहीं ना कहीं चित्रण हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर इनका भी यूज कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा नारी जीवन के प्रति सहानुभूति, तो भाई जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे, इनकी जो रचनाएं देखने को मिलती है उनके अंदर हमें कहीं ना कहीं नारी के प्रति इन्होंने काफी ज्यादा संवेदनाएं जो है वो दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, उनकी जो रचनाएं है जैसे साकेत हो गई, यशोधरा हो गई, इन रचनाओं के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं जो नारी का त्याग होता है, जो नारी का धैर्य होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, उन चीजों को एक्सप्लेन करा काफी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, उनके प्रति उन्होंने काफी सहानुभूति जो है वो दिखाने की कोशिश है वो की है। उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं नारी के सम्मान हो गई, नारी की गरिमा हो गई, उसका भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं का नवीन प्रस्तुतिकरण, तो देखो जो गुप्त जी की कविता, जो गुप्त जी की रचनाएं हमें देखने को मिलती है उनके अंदर पौराणिक जो पौराणिक कथा, पुरानी जो
जो पुराण से लेकर जो कथाएं हुआ करती थी, है ना, तो जो पौराणिक कथाएं हुआ करती थी उन कथाओं का भी यूज होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, उन्होंने उसका भी यूज करा अपनी रचनाओं के अंदर। ठीक है, उस कथाओं के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को या फिर समाज को कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे कि भाई हमें उन कहानी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, उन कथाओं से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, वो चीज बताने का काम करते हैं हम अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसके अलावा एक नैतिक और आदर्शवाद का संदेश, जो मैथिली शरण गुप्त जी है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से नैतिकता का संदेश देते हैं, आदर्शवाद का संदेश देते हैं, मानव के मूल्यों को कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का काम करते हैं कि भाई समाज में, सोसाइटी में व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को त्याग, एक व्यक्ति के अंदर त्याग होना चाहिए, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं वो लोगों को संदेश देने का, लोगों को मैसेज देने का काम जो है वो करते हैं। इसके अलावा कथात्मक और भावपूर्ण अभिव्यक्ति, इनकी जो रचना है भाई काफी कथात्मक देखने को मिलती है, मतलब कहानी के तौर पे, कथा के रूप में या फिर कविताओं के माध्यम से इन्होंने कहीं ना कहीं रचना ज्यादा लिखी जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आई और उन्हें कहीं ना कहीं राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। इसके अलावा जन जागरण और सामाजिक सुधार, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सोसाइटी में जो गलत चीजें थी, जो कुरीतियां थी, उनको भी कहीं ना कहीं उजागर करने का काम करा, उनको भी कहीं ना कहीं उनके अंदर सुधार करने की कोशिश करी, लोगों को जागरूक करके, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी वो कहीं ना कहीं चीजों को रोकेंगे। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। भाई जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन हमसे भाई बीती विभारी जागी जो कविता है उस कविता का प्रतिपाद लिखने को कहा जा रहा है। देखो प्रतिपाद का मतलब सार होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे पूछ ले आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रतिपाद का मतलब सार होता है, इन दोनों का मतलब होता है समरी, मतलब इस कविता की समरी क्या थी, उस तरीके से समरी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन को समझते हैं अंदर बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेंगे, इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है भाई बहुत ही फेमस कवि माने जाते हैं। आप लोगों ने इनकी कविताओं को 8वीं 9वीं अपनी क्लास में जो स्कूल की जो बुक्स होंगी उनमें पहले भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं ये भी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को उनका जन्म जो है वो हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। एक अच्छे खासे अमीर परिवार में इनका जन्म जो है वो हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा में भाई हमें देखने को मिलता है कि प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, जो अलग तरह की भाषा है, मतलब बहुत सारी भाषाओं में कहीं ना कहीं उन्होंने नॉलेज जो है वो गेन कर रखी थी। ठीक है, उनका बचपन से ही उन्हें कहीं ना कहीं क्या साहित्य से कहीं ना कहीं प्रेम था, साहित्य से कहीं ना कहीं उन्हें प्यार था। ठीक है, भारतीय संस्कृति के अंदर उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद भाई कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के छायावाद युग के कहीं ना कहीं बहुत फेमस कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं में भाई हमें प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय संवेदनाएं, देशभक्ति, आध्यात्मिकता, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास कहीं ना कहीं ये हर तरह की कहीं ना कहीं साहित्यिक विधाओं को कहीं ना कहीं लिखा है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास कहीं ना कहीं लिखी। उनकी प्रमुख जो कृतियां में देखने को मिलती है उसमें सबसे फेमस उनका नॉवल है भाई कामयानी देखने को मिलता है, आंसू देखने को मिलता है, झरना देखने को मिलता है, लहर देखने को मिलता है ना। इसके अलावा कुछ उनके फेमस नाटक भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये कुछ उनके फेमस नाटक माने जाते हैं। ठीक है, इनका एक छोटा सा परिचय था, हमने वहां पे परिचय यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब मिलिए हमारी कविता की ओर जाते हैं, कविता देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है भाई बीती विभारी जागरी। अब इसकी व्याख्या क्या है, कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है? कवि यहाँ पे कह रहा है कि भाई रात बीत चुकी है, अब जागने का क्या हो गया है? समय हो गया है। जो रात है ना वह किस चीज का प्रतीक दिखाया गया है यहाँ पर? आलस का और अज्ञान का प्रतीक दिखाया गया है। और जागना किस चीज का प्रतीक दिखाया गया है? नई जीवन का और चेतना का प्रतीक। मतलब जो रात है वो आलस है, हमें आलस को छोड़ देना चाहिए। रात किस चीज का है? आलस का और अज्ञान का। तो आलस और अज्ञान को छोड़ना चाहिए और जागना है हमें। तो एक नए जीवन की ओर हमें कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए और चेतना को कहीं ना कहीं डेवलप जो है वो अपनी करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है भाई अंबर पनघट में डूबो रही। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है? तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आकाश को पनघट के रूप में कल्पना की है। ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री आकाश के पनघट पर जाकर घड़ा डुबो रही है। मतलब उन्होंने आकाश को किस तरीके से दिखाया? पनघट दिखाया, पनघट के रूप में इमेजिन करा कवि ने आकाश को, और उसे ऐसा लग रहा है कि कोई स्त्री है जो आकाश के पनघट में जाकर अपना घड़ा जो है वो डुबो रही है। ठीक है, तारा घटित उषा नगरी, यहाँ पर उषा किस चीज का प्रतीक है? सुबह का प्रतीक है। ठीक है, तो तारा उषा को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया जो तारों से भरे घड़े को डुबो रही है। इसका अर्थ है कि सुबह होते ही तारे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि स्त्री उसको कहीं ना कहीं घड़े में भर लेती है एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें बताया गया। फिर आता है भाई खग कुल 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 सा बोल रहा। सुबह होते कहने क्या होता है भाई? जो पक्षी होते हैं, जो छोटे पक्षी होते हैं, वो कहते हैं कि चहचहाने लग जाता है, बोलने लग जाते हैं ना। तो यहीं पर वही चीज बताई गई है। ठीक है, इससे क्या, इसका क्या मतलब है? इससे प्रकृति के जगाने का कहीं ना कहीं हमें मैसेज जो है वो मिलता है। किसले का आंचल डोल रहा है, मतलब पेड़ों की नई कपोलों हवा में ऐसे हिल रही है जैसे एक किसी स्त्री का आंचल कहीं ना कहीं लहरा रहा हो। मतलब प्रकृति सुबह सुबह उठकर कैसे लहर रही है, कैसे मतलब एक तरीके से खुश हो गई है। ठीक है, उसके कारण वो कहीं ना कहीं लहर रही है, जैसे किसी स्त्री का जो आंचल लहरा था ना, वैसे कहीं ना कहीं प्रकृति भी लहर रही है। लोहे लतिका भी भरलाई,
यहाँ बेल को फूलों और कलियों से भरा हुआ कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह भी प्रकृति के सौंदर्य को कहीं ना कहीं लेकर आई हो। इसके अलावा है मधु मुकुल नभ रस गागरी, फूलों की कलियां मधु से भरे घड़े के समान प्रतीत होती हैं। इससे प्रकृति में नई ऊर्जा और आनंद का वातावरण कहीं ना कहीं बनता है। फिर आता है भाई अधरों में राग अमद पिए, यानी कि सुबह के समय वातावरण में मधुर संगीत जैसे आनंद, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के होठों पर मधुर राग भरा हुआ हो। फिर आता है भाई अलकों में मलजय बंद किए, मतलब मलय पर्वत की सुगंधित हवाओं को ऐसा बताया गया जैसे किसी स्त्री के बालों में सुगंध बंधी हुई हो। ठीक है, इससे सुबह की ताजगी और सुगंध का वर्णन कहने के में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा तू अब तक सोई है आली, कभी किसी प्रिय सखी को संबोधित करते हुए कहता है कि प्रकृति तो जागी और तुम लोग अभी भी सो रहे हो। ठीक है, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। फिर आता है भाई आंखों में भरे विहागरी, कभी कहता है कि तुम्हारी आंखों में अभी भी रात का सपन भरा हुआ है, अब तुम्हें जागकर इस सुंदर सुबह का कहना कि आनंद जो है वो लेना चाहिए। भाई देखो यहाँ पे कविता थी, कविता की जो लाइन थी मैंने उससे वहां पे मतलब लिखा था, तो भाई मतलब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बताया नहीं है। हम अपना इस कविता का मेनली मैसेज आया क्या, उस मैसेज को हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इस कविता का क्या प्रतिपाद्य है, क्या सार है, उस समरी को हम यहाँ पर अब अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले नव जागरण का संदेश देता है कवि हमारा यहाँ पर। नव जागरण का क्या मतलब हुआ कि भैया पुरानी जो रात है वो बीत चुकी है ना, अब हमें नई जो सुबह आ रही, उस सुबह को लेकर हमें मोटिवेट होना चाहिए। और इस कविता की जो रात है वो किस चीज का प्रतीक है, अज्ञान का, आलस का प्रतीक है। ठीक है, जबकि नई सुबह किस चीज का प्रतीक है, तो नई चेतना का और आशा का कहीं ना कहीं प्रतीक है। ठीक है, तो कवि यहाँ पर बस यही बताना चाह रहे हैं कि भाई हमें जो पुरानी चीज बीत चुकी है, जो अज्ञान है, जो आलस है, जो रात है, तो वो बीत चुकी है और हमें अब कहीं ना कहीं नई सुबह की ओर बढ़ना चाहिए, नई चेतना की और नई आशा की ओर हमें कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रकृति का सुंदर चित्रण, तो कहीं ना कहीं कवि इस पूरी कविता के अंदर भी प्रकृति के सुंदर चित्रण, मतलब प्रकृति के बारे में मतलब अच्छा बताता है, नेचर के बारे में अच्छा से बताता है, पनघट के बारे में जैसे बताया था, आकाश के बारे में बताया था, तारों के बारे में बताया था, पेड़ों की लताओं के बारे में बताया था ना। तो कहीं ना कहीं इस कविता के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रकृति का जो सुंदर चित्रण है वो काफी अच्छे तरीके से किया गया है। अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रेरणा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिवेशन दिया जा रहा है कि उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कविता में कवि ने रात किस चीज का प्रतीक बताया, अज्ञान का प्रतीक बताया है। ठीक है, तो जब रात समाप्त होती है उषा का आगमन होता है, उषा मतलब यहाँ पे क्या आता है कविता में, सुबह था। ठीक है, तो जब रात खत्म होती है और सुबह का आगमन होता है तो प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी है, जब हम अज्ञानता को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं ना, तो ज्ञान और सत्य के मार्ग पर हमें कहीं ना कहीं चलना चाहिए। तो इससे हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रचार प्रसार, ज्ञान का प्रकाश जो है वो हमारी पूरी लाइफ के अंदर फैल जाता है। जीवन में उत्साह और ऊर्जा, तो कविता में कहीं ना कहीं कविता में सुबह के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति कहीं ना कहीं नई ऊर्जा से भर गई है। ठीक है, पक्षियों को चहचहाना, फूलों का खिलना, हवाओं का बहना, जीवन में उत्साह और कहीं ना कहीं ताजगी के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं बताने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा आता है मानवीकरण और कल्पना का प्रयोग, तो कवि ने कहीं ना कहीं यहाँ पे उषा को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है, जो आकाश के पनघट से क्या कर रही है, तारों के घड़े डुबो रही है। एक सुंदर कल्पना है जिससे सुबह के दृश्य को कहीं ना कहीं जीवंत रूप कहीं ना कहीं मिलता है। ये क्या है, हमारी इमेजिनेशन पावर है, कल्पना शक्ति है एक हमारी। ठीक है, इसके अलावा सकारात्मकता और आशा के भाव, तो कविता में यह भाव व्यक्त किए गए हैं कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो पर सुबह जो वो एक ना एक दिन होती है, और उस सुबह को ही कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रतीक जो है वो बताया है। ठीक है, इसके अलावा जीवन में जागरूकता और कर्तव्य बोध, कहीं ना कि हमें अपने लाइफ के अंदर जागरूक रहना चाहिए और हमारे अपने ड्यूटीज जो है, हमारे जो कर्तव्य उनके प्रति हमें बहुत ज्यादा सिंसियर रहना चाहिए। ठीक है, जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी लाइफ में अपने काम जो है वो करते रहने चाहिए और कभी आलस जो है हमें नहीं करना चाहिए। फिर आता है जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषता क्या थी, तो भाई सबसे पहले छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भाई देखो, छायावाद का मतलब सिंपल सा होता है, हिंदी लिटरेचर का वह टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं प्रकृति की एक मतलब जिस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत के बारे में कहीं ना कहीं ज्यादातर लिखा गया था, जैसे प्रकृति के बारे में, प्रेम के बारे में, सौंदर्य के बारे में, जो एक लव वाली भावना है, इस तरह की जो भावना है ना, प्रेम वाली भावना, उसके ऊपर जो ज्यादातर चीजें लिख गई ना, उसी को कहीं ना कहीं छायावादी टाइम पीरियड माना जाता है। और उसी छायावादी टाइम पीरियड के कहीं ना कहीं बहुत फेमस कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके अलावा प्राकृतिक चित्रण की सुंदरता, कहीं ना कहीं इनकी कविता में बहुत ज्यादा एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर ज्यादा प्रकृति का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन जो है वो किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रकृति के बारे में ही ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के अंदर जो है वो बताई है। ठीक है, कविताओं में भोर हो गई, संध्या हो गई, पर्वत हो गई, नदियां हो गई, फूलों के दृश्य हो गए, इस तरह की मतलब बहुत सारी रचना, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जो प्रकृति से सीधे सीधे रिलेट करती है। ठीक है, तो उनकी कविताओं के अंदर कहीं ना कहीं प्रकृति का बहुत ज्यादा वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति के बारे में कहीं ना कहीं बताया अपनी कविताओं के अंदर। फिर आता है भाई दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन, तो देखो जयशंकर प्रसाद की रचना में कहीं ना कहीं दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन भी हमें देखने को मिलता है। वह जीवन, आत्मा, प्रकृति, ब्रह्मांड, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं विचार करते हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कृति है कामयानी, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं भाई मानव के जीवन के बारे में, ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में, भावना के बारे में, इस तरह की चीजों के बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने बात करा, जैसे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं फिलोसफिकल चीजों के बारे में कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के अंदर बात जो है वो की है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय चेतना का भाव, तो ये प्रसाद के साहित्य में कहीं ना कहीं हमें देश प्रेम की भावना भी देखने को मिलती है।
है ना। उन्होंने अपने नाटकों और कविताओं के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत का जो भाई बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बताया, जो संस्कृति रही है उसके बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने बात की है, ठीक है। उनके ऐतिहासिक नाटक जैसे कि स्कंदगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, इसके अंदर उन्होंने कहीं नेशनल प्राउड से रिलेटेड जो भाई बातें हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने बात जो है वो की है। इसके अलावा भाषा और शैली की कलात्मकता, तो देखो प्रसाद की भाषा अत्यंत कैसी थी, परिष्कृत थी, काफी सिंपल लैंग्वेज थी इनकी भी। उन्होंने अपनी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी भाषा को काफी प्रभावशाली बनाया, मतलब इफेक्टिव बनाया, तो जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि अगर आप कितने भी अच्छे कवि हो, अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आप सही तरीके से लोगों को अपनी भाषाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी ऑडियंस उतनी नहीं बन पाएगी, ठीक है। बट आप अच्छी भाषा शैली रखते हो, अच्छी भाषा का यूज करते हो अपनी रचनाओं के साथ, तो लोग आपसे जल्दी से ज्यादा जो कनेक्ट है वो करेंगे। नाट्य साहित्य में योगदान, फिर उन्होंने कहने की बहुत सारे नाटक भी लिखे, जैसे स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे, जिससे कहने की इन्होंने नाट्य साहित्य यानी कि नाटक लिखने का जो लिटरेचर होता है उसको भी कहने की बहुत ज्यादा फेमस जो है वो किया, ठीक है। उसमें भी कहने की अपना योगदान जो है वो इन्होंने दिया था, ठीक है भाई। इसके अलावा मानवीय संवेदनाओं का चित्रण, तो कहने ना मानवीय संवेदना, मानव संवेदना के मानव की जो भावनाएं होती है, जो प्रेम होता है, जो करुणा होती है, जो आशा होती है, निराशा होती है, संघर्ष होते हैं, है ना, इस तरह की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी रचनाओं के माध्यम से इन सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा में देखो जयशंकर प्रसाद जी जो थे केवल कवि नहीं थे, बल्कि एक नाटककार भी थे, कहानीकार थे, एक उपन्यासकार भी माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है। इनकी मतलब एक कहीं तरीके से मल्टी टैलेंटेड थे एक तरीके से, ठीक है। उनकी रचनाओं के अंदर हमें साहित्यिक सौंदर्य, विचारों की गहराई और भावनात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में लोग निष्कर्षित कर देना, लोगों को क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई ना, इसमें हमें 2 टॉपिक दिए गए, इन दोनों टॉपिकों को कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लेन करना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा भाई हिमालय के आंगन में कविता है, दूसरा हमारा भाई कीट फरोश वाली कविता है, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला वाला जो टॉपिक था भाई हिमालय के आंगन में कविता का मैसेज या फिर संदेश। भाई देखो जो कविता है इसका क्या संदेश है उसको समझने से पहले भाई कविता है किसकी हमें वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका परिचय हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। ये जो कविता है भाई ये लिखी गई है भाई जयशंकर प्रसाद द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई कविता? जयशंकर प्रसाद द्वारा, ठीक है। इस कविता के अंदर में भाई प्राकृतिक प्रेम, राष्ट्र प्रेम, है ना, देश से अपने प्रेम, ऐसी भावना के बारे में हमें देखने को मिलता है इस कविता के अंदर। इस कविता के अंदर कहीं ना कहीं जो हिमालय है, हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं भाई भारत की महान शक्ति, गौरव के रूप में दिखाने का काम जो है वो किया गया है कि हिमालय क्या है, हिमालय भारत की एक शक्ति है, एक पावर है, एक संरक्षक है जो कहीं ना कहीं दुश्मनों से हमें बचाने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से हिमालय को दिखाने का काम जो है वो किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो कवि है वो कहीं ना कहीं देशवासी, जो देश के लोग हैं, उनको ये मैसेज देने का काम करता है कि कहीं ना कहीं हम सभी को कहीं ना कहीं अपने जो कर्तव्य है अपने देश के प्रति उन्हें निभाना चाहिए, ठीक है। जो भाई देखो जयशंकर प्रसाद जी जो है भाई वो हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने कवि हैं। आप लोगों ने इनको भाई पहले भी पढ़ाई होगी 11th 12th में या फिर 9th 10th में। इनकी बहुत सारी कविताएं जो है स्कूल की बुक्स में भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जयशंकर प्रसाद को आप नहीं जानते होंगे, इनको आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये भाई हिंदी साहित्य के बहुत महान कवि हैं। इन्हें भाई नाटककार मतलब इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, इन्हें कथाकार भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था भाई 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था भाई एक अच्छे खासे रिच फैमिली मतलब एक अच्छे खासे परिवार के अंदर इनका जन्म जो है हुआ था, ठीक है। इन्हें हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में माना जाता है। छायावाद युग के बहुत ही महान कवि जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है उनके अंदर कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रेम, राष्ट्र भक्ति, मानवता, इस तरह के टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के भाई इन्होंने भाई बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत से नाटक लिखे, बहुत सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। उनकी जो भाषा थी काफी भाई सुंदर थी, काफी काव्यात्मक थी और काफी इफेक्टिव भाषा थी जो लोगों को कहीं ना कहीं समझ में डायरेक्ट आती थी। तो लोग कहीं ना कहीं इससे सीधे कहीं ना कहीं कनेक्ट जो अपने आप को कर पाते थे, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि भाई कामयानी हो गई, आंसू हो गई, लहर हो गई, है ना। इसके अलावा कुछ नाटक जैसे स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी हो गए, ये कुछ इनके नाटक है, ये कुछ उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप से बता दिया, ठीक है, चीज आपको यहाँ पर बता दी। अब हम अपना मेनली इस कविता के अंदर क्या मैसेज दिया गया है या फिर इस कविता की सबसे पहले हम यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, है ना। इस कविता में एक्चुअली बताया क्या गया है वो चीज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके बाद कविता का मैसेज क्या था उस मैसेज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखो इस कविता के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे कवि है प्रेम जयशंकर प्रसाद जी, वो हिमालय का वर्णन करते हैं या फिर हिमालय का रेफरेंस देते हैं, भारत की महान संस्कृति के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, भारत के बारे में कहीं ना कहीं बताने का काम करते हैं। इसके साथ साथ वो यही बताते हैं कि जो हिमालय है ना वो भारत का एक तरीके से रक्षक है। इस तरीके से रेंज जा रही है हिमालय की, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से ट्रांस हिमालय जाता है, फिर हमारी भाई ग्रेट हिमालय जाता है, फिर हमारा मिड हिमालय जाता है, फिर शिवालिक जाता है। इस तरीके से हिमालय की रेंज है जो कहीं ना कहीं भारत को सामने की तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। एक तरीके से एक दीवार सी खड़ी हुई है जो हिमालय को कहीं ना कहीं इसी हिमालय की वजह से कहीं ना कहीं भारत एक तरीके से संरक्षित है, ठीक है। और ये जो हिमालय की विशालता, इतने ऊंचे ऊंचे हिमालय, ये कहीं ना कहीं भारत की क्या दिखाते हैं? भारत की पावर को दिखाने का काम करते हैं, भारत की शक्ति को दिखाने का काम करते हैं, भारत के साहस को कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है वो
करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जब हिमालय है ये भारत की कहीं ना कहीं रक्षा करता है एक तरीके से, ठीक है। इस कविता के अंदर कहीं ना कहीं हमें भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, भारत की परंपराओं के बारे में कहीं ना कहीं ये सारी मैसेज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भाई हिमालय के आंगन से ही हमें कहीं ना कहीं ज्ञान मिला है, कहीं ना कहीं शांति मिली है, सारी सभ्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से कहीं ना कहीं डेवलप जो है वो हुई है। और ये सारा ज्ञान, ये सारी शांति, ये सभ्यता कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कैसे फैली, तो इन हिमालय के आसपास बस इस भारत की संस्कृति के द्वारा कहीं ना कहीं सारी चीजें कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली है, ठीक है। भारत की भूमि में कहीं ना कहीं बहुत एक से एक महान ऋषि हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे वीरों को कहीं ना कहीं इस भारत की संस्कृति ने, भारत की सभ्यता ने जो जन्म जो है वो दिया है, और जिन्होंने कहीं ना कहीं मानवता के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं बहुत से एक से बढ़ के एक कार्य जो है वो किए हैं, ठीक है। इस कविता के अंदर में भी भारत के राष्ट्र प्रेम के, भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति भारत के लोगों को जगाने का काम इस कविता ने मेनली किया है, ठीक है। तो चाहते थे कि भाई जो लोग हैं वो अपने देश की संस्कृति को समझे, अपने देश के कल्चर को समझे, अपने देश की महान संस्कृति को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश तो करे, ठीक है, कोशिश करे। इस कविता का मेनली व्याख्या मैंने आपको हल्के से समझा था, हल्की में, ठीक है। अब हम अपनी कविता का मेनली मैसेज क्या है, कविता में क्या क्या बताना चाहते हैं, उस कविता के मैसेज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले कविता का संदेश है भाई राष्ट्र प्रेम का संदेश। ये जो कविता है ना भाई, कविता कहीं ना कहीं राष्ट्र, अपने देश के लोगों को मैसेज देने का काम करते हैं कि हमें अपने राष्ट्र से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश का हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश के सपोर्ट में कहीं ना कहीं हमेशा खड़े रहना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे टफ से टफ सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा अपने देश का सपोर्ट जो है वो करना चाहिए। कविता में कहीं ना कहीं जो हमारे कवि हैं वो देश से प्रेम करने, उसकी गरिमा को बनाए रखने और राष्ट्र की उन्नति में कहीं ना कहीं हमें समर्पित होना चाहिए। हमें भी भाई देखो, हम सभी लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तभी हमारा जो राष्ट्र डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग करेंगे तो राष्ट्र डेवलप होगा, नहीं भाई। जब तक सोसाइटी के सभी लोग अपने देश को कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम ना करें, हम सभी कहीं ना कहीं अपने देश को डेवलप करने में हल्का फुल्का योगदान अपने अपने तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अगर सभी लोग मिलकर डेवलप करने में योगदान देंगे तो ही हमारी सोसाइटी, तो ही हमारा देश है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो कभी यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं, अपने रास्ते में प्रेम करना चाहिए और हमें राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है वो हमेशा देना चाहिए। इसके अलावा जागृति और चेतना का संदेश, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कवि हैं इस कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं, कविता के अंदर जो उन्होंने प्रकृति से लेकर जो चीजों का यूज करा उसके माध्यम से वो ये मैसेज देने का काम करता है कि जैसे सूर्योदय होने पर कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति है वो क्या होती है, जैसे सुबह होती है तो क्या होते हैं, हम सब लोग जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, दिन हो गया। उसी तरीके से भाई मनुष्य को भी जो वो आलस करता है उस आलस से बाहर निकलना चाहिए और कहीं ना कहीं समाज में, सोसाइटी में, राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जो है वो करना चाहिए। हमारे देश के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य हैं, जो भी काम है, जो भी कार्य है हमारे, उनके प्रति हमें जागरूक जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रकृति प्रेम का संदेश, तो इस कविता के अंदर कहीं ना कहीं जो कवि भाई हिमालय का यूज करते हैं, सूर्योदय का यूज करते हैं ना, प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं, उन सारी चीजों का यूज करके कहीं ना कहीं वो ये चीज या फिर ये मैसेज देने का काम करते हैं कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति से ही मोटिवेशन जो है, एक तरीके से प्रकृति से ही हमें प्रेरणा जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। और हमें अपनी प्रकृति से, अपने अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से कहीं ना कहीं हमें प्रेम जो है वो करना चाहिए, ठीक है। और उसकी सुंदरता को, उसके संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जैसे आपको पता है आज के समय प्रकृति, नेचर के साथ हम बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं ना, नेचर का कहीं ना कहीं नुकसान होता जा रहा है, प्रकृति का काफी नुकसान होता जा रहा है। और हम जितना प्रकृति का नुकसान करेंगे, प्रकृति भी हमारा उतना नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से करेगी। जैसे आए दिन कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सही से क्यों नहीं, क्योंकि हमने नेचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ जो है वो ज्यादा बहुत ज्यादा किया है। इसी कारण से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा साहस और दृढ़ता का संदेश, तो कहीं ना कहीं कवि जो है इस कविता के माध्यम से लोगों को साहस और दृढ़ता का मैसेज जो है वो देते कि मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं साहस होना चाहिए, इसके साथ साथ मनुष्य के अंदर धैर्य और दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, ठीक है। कभी मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर, हम सबकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत टफ सिचुएशन आती है, कभी बहुत अच्छी सिचुएशन आती है। भाई देखो, लाइफ जो होती है ना काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एक समय पर हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चल रही हो और एक समय में हो सकता है आपके साथ बहुत सारी खराब चीजें चल रही हो। तो आपको ऐसा घबराना नहीं होता कि जब अच्छी चल रही थी तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब मजा आ रहा था, जैसी खराब सिचुएशन है आप समझ रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, देखो लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है। आज हमारे साथ अच्छा हो, कल हमारे साथ बुरा हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये सोच के घबराना नहीं चाहिए कि भाई हमारे साथ कभी कठिनाई आएगी। पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हमारे अंदर साहस जो है वो होना चाहिए। हमें डेली वर्क जो है वो करते रहना चाहिए, डेली मेहनत हमें डेली करती रहनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता का संदेश, राष्ट्रीय एकता मतलब कि हम सभी लोगों को अपने राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के प्रति एकजुट होकर रहना चाहिए। हमारे देश की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हम सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहे और एक साथ मिलकर काम जो है वो करें, ठीक है। धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, आज के समय बहुत देखने को मिलता है कि धर्म के आधार पर लड़ाई हो गई, भाषा के आधार पर लड़ाई लग जाती है आज के समय में। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये मेरा, ये मेरे, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे हमारा देश, हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती है जब तक हम एक साथ नहीं आते, जब तक हम एक साथ नहीं होते तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेरणा और आशा का संदेश, तो कहीं ना कहीं कवि जो है भाई हिमालय का रेफरेंस देकर कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा, लोगों को मोटिवेशन या फिर लोगों को
मोटिवेट करने का काम करता है कि जैसे भाई हर सुबह नई रोशनी और नई ऊर्जा लेकर आती है, वैसे ही मनुष्य के लाइफ में भी हो सकता है आज हमारा खराब किया आज का दिन, इसका तो ये नहीं कि हमारा कल भी खराब हो जाएगा। हमें अपने आज में मेहनत देखो, अगर हम अपने आज में मेहनत करेंगे तो ही हमारा कल सही जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर हम लेकर बैठ गए कि भाई आज हमारा खराब गया, मैं कुछ नहीं कर सकता वो कर सकता, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। बट हम अगर हम अपने आज में मेहनत करें, अपने प्रेजेंट पे मेहनत करें, तो हमारा कल भी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कर्तव्य बोध का संदेश कहीं ना कभी जो है भाई लोगों को अपने मैसेज, अपने कर्तव्य उनके क्या होने चाहिए अपने देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, उस चीज को बताने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। हमें अपने दायित्व को समझना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं निभाना चाहिए, ताकि हम, क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो कंट्री, हमारा जो देश है वो डेवलप नहीं कर सकता। लास्ट में भाई सांस्कृतिक गौरव का संदेश, हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति कितनी विविधताओं से भरी हुई है, ठीक है। हमारी संस्कृति में भाई, हमारी कल्चर के नाम देखने को मिलता है भाई, हम बहुत डाइवर्सिटी देखने को हमें मिलती है अपनी संस्कृति के अंदर, ठीक है। तो बस भाई लास्ट में एक निष्कर्ष ऐड कर देना, आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से वाला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, गीत फरोश कविता का अभिव्यंजन पक्ष, इस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। भाई देखो, गीत फरोश कविता के बारे में सबसे पहले कवि के बारे में पता होना चाहिए। कवि कौन थे, किनकी कविता थी, किनकी रचना थी। तो ये रचना थी भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी की, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जी भी हिंदी साहित्य के काफी प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनका जो जन्म हुआ था भाई 19 मार्च 1913 को उनका जन्म जो है वो हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो भाई मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जो जन्म है वो हुआ था। होशंगाबाद के जिले टिगरिया गांव में इनका जन्म जो है वो हुआ था, ठीक है। वे आधुनिक कविता के कहीं ना कहीं बहुत प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं के अंदर में भी काफी सरल भाषा, मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक यथार्थ, इस तरह के टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों से काफी ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे, काफी प्रभावित थे महात्मा गांधी के विचारों से, ठीक है। इसलिए उनकी कविताओं के अंदर हमें सत्य, अहिंसा, सादगी, इस तरह के टॉपिक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी कविताओं में आम जनता के जीवन, संघर्षों और समाज की जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है वो किया है, ठीक है। उनकी जो प्रमुख कविता है उसमें से भाई ये गीत फरोश कविता, बुनी हुई रस्सी, चकित, ये कुछ उनकी प्रमुख कविता है, ठीक है। उनकी जो रचना है वो काफी मतलब नॉर्मल भाषा में, आम बोलचाल की जो भाषा होती है ना, इस तरह की भाषा में उनकी रचना ज्यादा लिखी हुई देखने को हमें मिलती है। ये मैंने आपको कवि का परिचय यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इस गीत फरोश कविता की भाई एक बार हम यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। गीत फरोश कविता के अंदर मतलब गीत, एक इस कविता का मिलने में ये देखने को मिलता है, इस कविता के अंदर एक कवि एक गीत बेचने वाले व्यक्ति को दिखाता है, जो क्या करता है, बहुत अलग अलग तरीके के क्या बेचता था, गीत बेचता था भाई। कोई दुख भरे गीत हो गए, कोई प्रेम से भरे गीत हो गए, कुछ जीवन की सच्चाइयों वाले गीत हो गए ना। इस तरीके से एक व्यक्ति है वो क्या करता है, गीतों को बेचता है, जिसके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के कहीं ना कहीं गीत है। मेनली कवि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, तो कवि यहाँ पर मेनली सोसाइटी की कड़वी सच्चाई को बताना चाह रहा है कि जिस समय में वो रह रहा, मतलब जिस समय वो था, उस समय में कहीं ना कहीं कलाकारों को, कवियों को इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जा रही थी, ठीक है। उनको अपनी रचनाएं बेचने के लिए कहीं ना कहीं खुद आके लोगों को कहना पड़ता कि भाई हमारी कविताएं खरीदो, हमारी रचनाएं खरीदो, इस तरीके से करना पड़ता। मतलब उनकी रचनाओं को या फिर कवियों को या फिर कलाकारों को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती। जैसे आज के समय में, आज की सोसाइटी में देखते हो तो आपको एक से बढ़ के एक राइटर देखने को मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे, मतलब बहुत सारे नए नए लेखक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उनकी रचना धड़ाधड़ बिक भी रही है, ठीक है। बट पहले के समय में जब जाते हैं तो उस समय में क्या देखने को मिलता है कि कलाकारों को और कवियों को उनकी रचनाओं के मुताबिक हो या फिर उनकी रचनाओं के मुताबिक उनको इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जा रही थी। सोसाइटी में कहीं ना कहीं कला का इंपॉर्टेंस जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो गया था। इस कविता में कवि ये भी बताता है कि जो गीत उसने लिखे हैं, जो गीत वो गा रहा है, वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कि ऐसा नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसने लिखे, नहीं भाई। इन गीतों के जरिए जीवन की जो लाइफ की जो रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी है, उसका भी पता उन्हें लगता है, ठीक है। तो इस मतलब सिंपल सा आपको यहाँ पे इतना ही समझना है कि जो कविता इसमें गीत बेचने वाला कवि जो है भाई, उस कविता के अंदर गीत बेचने वाले व्यक्ति को दिखाता है, जो अलग अलग तरीके क्या करता था, गीतों को बेचा करता है, ठीक है। कुछ प्रेम भरे गीत हो गए, कुछ दुख भरे गीत हो गए, कुछ जीवन की सच्चाइयों वाले गीत, इस तरह के अलग अलग गीतों को बेचने का काम करता है। तो यहाँ पे यही दिखाने का काम करता है कि भाई जो कलाकार है, जो कवि है, उनका जो समाज में, सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घट गया है, ठीक है। अब लोग उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कला जो है, आर्ट जो है, उसको अब इंपॉर्टेंस मिलना कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, ठीक है। और लोग अब इन चीजों को कहीं ना कहीं सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझ के बैठने लगे, जबकि इन रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं कवि लोग क्या करते हैं भाई, जीवन की लाइफ की हार्श रियलिटी को भी दिखाने का काम करते हैं, बट वो लोग उन चीजों को भूल गए हैं। अब इस गीत फरोश कविता का अभिव्यंजन पक्ष जो मेनली हमसे पूछा गया है, वो चीज हम यहाँ पर समझते हैं। अभिव्यंजन पक्ष का देखो, अगर आपको मतलब नहीं पता अभिव्यंजन पक्ष क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो कलाकार होता है उसके क्या भाव होते हैं, क्या विचार होते हैं, क्या भावनाएं होती है, अपनी ही कविता के अंदर उस चीज को समझाने को ही, उस चीज को कहीं ना कहीं अभिव्यंजन पक्ष जो है वो कहा जाता है। कि उसकी कविता में किस तरह के विचार हमें देखने को मिलते हैं, वो किस तरह की भाषा का यूज करता है, किस तरह के स्वरों का यूज करता है, ये इसी को कहीं ना कहीं अभिव्यंजन पक्ष जो है वो कहा जाता है। अब जैसे कि भाई सबसे पहले सरल और सहज भाषा, जो भाई गीत फरोश कविता लिखी है ना, वो काफी सिंपल और सहज भाषा में लिखी गई है, जो आसानी से लोगों को समझ में आ सकती है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यही देखने को मिलता है। फिर आता है भाई व्यंग्यात्मक शैली। तो जो इनकी कविताएं हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, वो मेनली कैसी किस शैली में लिखी जाती थी? व्यंग्यात्मक, मतलब किसी पे एक तरीके से व्यंग मजाक के जरिए कहीं ना कहीं लिखी, मजाकिया वे में कहीं ना कहीं लिखी जाती थी इनकी मेनली कविताएं। ठीक है, इसके अलावा प्रतीकात्मकता का प्रयोग। प्रतीकात्मकता का क्या मतलब होता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रतीकों का यूज करा चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है प्रतीकात्मकता। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लगी। इसके बाद आता है यथार्थवादी चित्रण। अब यथार्थवादी का क्या मतलब होता है? तो यथार्थवादी का मतलब होता है वास्तविकता। तो इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर कहीं ना कहीं वास्तविकता को दिखाने का काम जो है वो किया कि सोसाइटी में, समाज में क्या चल रहा है, क्या वास्तविकता, क्या रियलिटी है, साहित्य को लेकर क्या रियलिटी, उस तरीके से इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर रियलिटी को दिखाने का काम जो है वो किया है। इसके अलावा संवादात्मकता शैली। संवादात्मकता का मतलब होता है कि इस तरीके से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी कि ऐसा लगता है कविता को पढ़ते समय कि दो व्यक्ति या फिर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपनी रचनाएं जो है मेनली लिखी हैं। ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है और जो कविता लिखी गई उसमें जो कवि है, ये दोनों आपस में एक तरीके से आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं बात करें। इस तरीके से इनकी रचनाएं हमें मेनली देखने को मिलती है। इसके अलावा ये अलंकारों का प्रयोग। मैं देखो, अलंकारों को से बात है, हर कोई कभी अपनी कविताओं में अलंकारों का यूज करती है। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कविताओं के अंदर बहुत सारे अलंकारों का यूज करा, जैसे कि भाई रूपक हो गया, व्यंग हो गया, इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके के अलंकार जो है उनका यूज कहीं ना कहीं किया है अपनी रचनाओं के अंदर। इसके अलावा भावों में तीव्रता। तो कविता में कहीं ना कहीं कवि के अत्यंत तीव्र और मानवीय, मतलब कवि कहीं से बहुत ज्यादा परेशान, कवि काफी दुखी देखने को मिलता है इस कविता के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसके साहित्य की, अब उसके कला की इंपॉर्टेंस जो है वो समाज में, सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खत्म जो है वो होती जा रही है। अब लोग कहीं ना कहीं इस कविताओं को, कवियों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना बंद कर रहे हैं। इसके अलावा प्रभावशाली अभिव्यक्ति। तो भाई देखो, जो गीत फरोश कविता की अभिव्यक्ति या फिर गीत फरोश कविता के अंदर जो चीजें बताई गई, जो विचार बताए गए, वो काफी इफेक्टिव है लोगों के ऊपर। लोग उनको कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली लेते हैं, लोग उन चीजों को समझते हैं। कहीं ना कहीं कवि ने बहुत कम शब्दों, बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर कहीं ना कहीं अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करने का काम जो है वो किया है अपनी इस कविता के माध्यम से। ठीक है, जो लोगों के ऊपर काफी प्रभावशाली तरीके से दिखाई देने को मिलते हैं। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन आकर पूरी तरीके से कंप्लीट जो हो जाता है, दोनों टॉपिक हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिए।